बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है उसकी खातिर। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज़ है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक रोज़ मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि दो आदमी किसी की मौत की इतला लेकर आए हैं। मैंने मज़कूरा अफराद को फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। उनमें से एक जवान और दूसरा उधेड़ उमर था। जवान का नाम आरिफ और उधेड़ उमर का नाम यूसुफ मालूम हुआ। मैंने रस्मी अलैक सलैक के बाद इन्हें बैठने के लिए कहा, फिर सवालिया नज़र से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग इसी इलाके के रहने वाले हो या किसी और से आए हो? जनाब, हम सूरत नगर से आए हैं, उधेड़ उमर यूसुफ ने जवाब दिया। सूरत नगर नामी गांव मेरे थाने से 3 मील के फासले पर जनूबी सीमत में वाक़या था और ये कि उसका शुमार मेरे थाने की हदूद ही में होता था। मैंने बारी बारी दोनों के चेहरों का जायज़ा लिया और इस्तफसार किया। मुझे पता चला है कि तुम लोग किसी के इंतकाल की खबर लेकर आए हो। जी हाँ, इस बार भी यूसुफ ही ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मलंग बाबा फौत हो गए हैं। मलंग बाबा? मैंने चौंकते हुए कहा। ये कौन है और इसकी मौत का थाने से क्या ताल्लुक? जनाब, मलंग बाबा हमारे गांव से बाहर पीपल के दरख्त के नीचे बैठे रहते थे। आरिफ ने बताया। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। गांव वाले इनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे। वो बिल्कुल खामोश रहते थे। आज तक किसी ने इन्हें बात करते हुए नहीं देखा। जो भी इनके पास किसी भी हाजत के लिए जाता वो चुपचाप इसके लिए दुआ कर देते थे। वो लम्हे भर के लिए तौक़ुफ़ के बाद फिर बोला, मलंग बाबा अल्लाह के बहुत करीब थे। इनकी अक्सर दुआएं कबूल हो जाती थीं। चौधरी साहब भी इन्हें बहुत मानते थे। कौन चौधरी साहब? आरिफ के खामोश होते ही मैंने पूछ लिया। चौधरी वहीद साहब, ये हमारे गांव के चौधरी साहब हैं। मैंने कहा, ठीक है। आप लोगों ने मलंग बाबा की जो खसूसियात बयान की हैं, मैं मानता हूं कि वो इतने ही बरगुज़ीदा और पहुंचे हुए होंगे, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि किसी मलंग की मौत से थाने का क्या ताल्लुक निकलता है भाई। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, सीधी सी बात है, अगर आपके गांव का कोई बुजुर्ग बाबा फौत हो गया है तो उसे ऐन इस्लामी तरीके से कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दें। इस वाक़े की थाने में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराने की क्या ज़रूरत है? पहले गांव वालों का यही ख्याल था कि मलंग बाबा को इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफना देते हैं। कब्रिस्तान में इनके मज़ार के लिए एक मखसूस हिस्से के बारे में भी फैसला कर लिया गया था। यूसुफ ने गहरी संजीदगी से बताया। लेकिन फिर वो बोलते बोलते अचानक खामोश हुआ तो मैंने तेज लहजे में पूछा, लेकिन क्या चौधरी साहब भी मलंग बाबा को देखने आए थे? यूसुफ ने ठहरे हुए अंदाज में बताया। मलंग बाबा की लाश को देखते ही वो तशवीश में मुब्तला हो गए। उन्होंने खुलकर तो कोई बात नहीं की, बस इतना ही कहा है कि हम जाकर थाने से पुलिस को बुला लाएं। पुलिस के मुआयने के बगैर मलंग बाबा को दफन करना ठीक नहीं है। इसका मतलब है चौधरी वहीद ने मलंग बाबा की लाश में कोई ख़ास बात देख ली है। मैंने सनसनाते हुए अंदाज में कहा। लगता तो यही है थानेदार साहब, लेकिन चौधरी साहब ने कोई वाज़ेह बात नहीं की। आरिफ ने गंभीर लहजे में कहा, हम तो हुक्म के बंदे हैं जनाब। चौधरी साहब के हुक्म पर आपके पास आ गए हैं, अब जो आपकी मर्जी। चौधरी वहीद ने जब इतनी चाहत से पुलिस को याद किया है तो तुम लोगों के साथ जाना तो पड़ेगा। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तुम लोग सूरत नगर से यहाँ तक कैसे आए हो? हम घोड़ों पर सवार होकर आए हैं जी, यूसुफ ने जवाब दिया। घोड़ों पर? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इसका मतलब है तुम लोगों के पास अलग अलग घोड़ा है? जी हाँ, आरिफ ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। हम दोनों के पास अपना अपना घोड़ा है। इस वक्त मेरा जहन बड़ी तेज रफ्तारी से सोच रहा था। मैंने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग बाहर बरामदे में जाकर बैठो, हम 10 मिनट बाद निकल रहे हैं। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया और कमरे से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ गए।
मैंने कांस्टेबल उमरदीन को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया और पूछा, माहर फिरोज ड्यूटी पर आ गया है? माहर फिरोज मेरे थाने में एएसआई था। कांस्टेबल ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, माहर साहब तो अभी तक नहीं आए। ठीक है, तुम हवलदार मक्खन शाह को मेरे पास भेजो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। कांस्टेबल गया और थोड़ी देर के बाद मक्खन शाह मेरे सामने मौजूद था। मैंने हवलदार से कहा, मुझे फौरी तौर पर सूरत नगर जाना है, पता नहीं वापसी कब तक हो। माहर फिरोज भी अभी तक थाने नहीं पहुंचा। तुम्हें पूरी तरह चौकस रहना है। मैं थाना और यहाँ के मामला तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। आप थाने की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, मक्खन शाह ने बड़े एतमाद से कहा। वैसे भी माहर फिरोज आने ही वाला है, हम मिलजुल कर यहाँ के मामलात संभाल लेंगे। शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। मैंने तारीफी नज़र से मक्खन शाह को देखा, फिर इससे पूछा, सूरत नगर तक जाने के लिए सवारी का क्या बंदोबस्त हो सकता है? आप तांगे में जाना चाहेंगे या एक घोड़े से काम चल जाएगा? मक्खन शाह ने सवालिया नज़र से मुझे देखा और बताया, बाहर तांगा मौजूद है लेकिन कोचवान नहीं, इसके अलावा एक सेहतमंद घोड़ा अलग से खड़ा है, तांगा ही मुनासिब रहेगा, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। कोचवान के फराइज कांस्टेबल उमरदीन अदा कर देगा। हवलदार मक्खन शाह ने इस बात में गर्दन हिलाई और मज़कूरा इंतजामात के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं और कांस्टेबल उमरदीन तांगे पर सवार होकर यूसुफ और आरिफ की रहनुमाई में सूरत नगर की सिमत रवां दवां थे। मौदा सूरत नगर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरे थाने से लगभग 3 मील जनूब में वाक़या था और वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी नहर को अबूर करना था। मज़कूरा नहर की चौड़ाई 15 फुट के करीब थी और ये सूरत नगर के पहलू में मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहती थी। सूरत नगर की कुल आबादी कमोबेश 1000 नफूस पर मुश्तमिल थी। वहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 250 घर आबाद थे। नहर के किनारे से सूरत नगर का फासला तकरीबन 450 गज था। आसानी के लिए इस फासले को 1/4 मील समझ लें या 2 फरलांग। हमने नहर का पुल अबूर किया और यूसुफ एंड कंपनी की मैयत में जाए वकुआ पर पहुंच गए। पीपल के दरख्त के नीचे लगभग 2 दर्जन अफराद जमा थे, जिनमें औरतें, मर्द और बच्चों की मिली जुली सूरतें दिखाई देती थीं। इससे मलंग बाबा की हर दिल अजीजी का इजहार होता था। वो लोग एक दायरे की शक्ल में जाए वकुआ पर मौजूद थे। पुलिस की आमद पर वो इधर उधर हो गए। बालफाज दीगर उन्होंने लाश तक हमारी रसाई के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैंने कांस्टेबल उमरदीन के हमरा जाए वकुआ की सिमत कदम बढ़ा दिए। यूसुफ और आरिफ भी हमारे अकब में थे। यूसुफ ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, थानेदार साहब, आप मलंग बाबा की लाश का मुआयना करें, मैं चौधरी साहब को बुलाता हूँ। उन्होंने कहा था पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचे उन्हें ज़रूर बता दिया जाए। ठीक है, तुम जाओ, मैंने सपाट आवाज़ में कहा और पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गया। वो खासा फैला हुआ और सायादार दरख्त था। पीपल की छांव अमूमन घनेरी नहीं होती, लेकिन अजीम फैलाव के बायस इसकी छांव में काफ़ी गहराई और गिराई पैदा हो गई थी। किसी अकीदतमंद ने मलंग बाबा के जसदी खाकी के ऊपर एक धुली हुई चादर डाल दी थी। मैंने वो चादर हटाई और बैठकर मलंग बाबा की लाश का बारीकी से मुआयना करने लगा। मलंग बाबा की दाढ़ी और सर के बाल बेतरतीब बढ़े हुए थे। उसने सब्ज रंग का एक ढीला ढाला चोला देबे तन कर रखा था। पाँव में जूता नाम की कोई शय नजर नहीं आ रही थी। गले में बड़ी मोतियों की एक माला भी मौजूद थी। ये मन के बिल्कुल स्याह थे। सर के बालों ने इसके चेहरे के बेशतर हिस्से को ढांप रखा था। मैंने छड़ी की मदद से मज़कूरा बालों को हटाया तो चौंक उठा। इसके बंद होठों के पास से दाढ़ी के बाल बड़े चिपचिपे और अजीब से हो रहे थे। होठों के किनारे पर भी मुझे बड़ी सुर्खी नजर आई। ये सुर्खी खून के सिवा किसी और चीज की नहीं हो सकती थी। इस अमर में किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं थी कि मलंग बाबा के मुंह से खून निकलकर इसकी दाढ़ी तक पहुंचा था। मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। ये एक गैर मामूली बात थी। मैंने मलंग बाबा के होठों को खोलकर देखा तो इसके अंदाजे की 101% तस्दीक हो गई कि मज़कूरा खून मलंग बाबा के अंदर ही से खारिज हुआ था। ऐसा अमूमन इसी सूरत में होता है जब इंसान के मैदे में कोई सरीउल असर जहर पहुंच जाए। इन सनसनीखेज लम्हात में मेरे जहन में इस संगीन सवाल ने सिर उठाया, क्या इस मलंग बाबा को किसी ने जहर देकर हलाक किया है? तब मुझे एहसास हुआ कि चौधरी वहीदुल्ला ने मलंग बाबा को चुपचाप दफन क्यों नहीं करने दिया था।
चौधरी के जहन में भी यकीनन मलंग बाबा के कत्ल के हवाले ही से कोई खतरनाक सवाल उभरा होगा, और वो तो मलंग बाबा का अकीदतमंद भी था। लिहाजा उसने पुलिस की जरूरत महसूस करते हुए अपने 2 बंदे यूसुफ और आरिफ मेरी जानिब दौड़ा दिए थे। मलंग बाबा का रंग गोरा और सेहत इत्मीनान बख्श थी। इसकी बंद आंखों से यह अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है या पड़ा गहरी नींद सो रहा है। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में मलंग बाबा की मौत और हयात के हवाले से तदब्बुर पैदा हुआ, लेकिन फिर मैंने इस कशमकश को अपने जहन से झटक दिया, क्योंकि इसके सीने में सांस की आमदरफ्त के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने इसकी नब्ज टटोल कर और आंख खोलकर भी बारीक बीनी से मुआयना किया। हर तरफ यही तासुर उभरता था कि जिंदगी इससे रूठकर बहुत दूर जा चुकी है। एक बात और मेरे लिए उलझन का बायस थी कि इसकी उम्र ज्यादा दिखाई नहीं देती थी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 25-26 से ज्यादा का नहीं था, जबकि इस तरह के मलंग वगैरह 40 से ऊपर के होते हैं। मैंने मलंग बाबा के चेहरे को दोबारा चादर से ढका और उठकर खड़ा हो गया। फिर जाए वकुआ के गिरदो नवाह का जायजा लेने लगा। सूरत नगर नामी वो गांव मेरे थाने के जनूब में 3 मील के फासले पर नहर की दूसरी जानिब वाक़या था। गांव की आबादी से कोई 100-125 गज मगरिब की तरफ चलें तो वो पीपल का दरख्त आ जाता था, जिसके नीचे इस वक्त मैं खड़ा था। पीपल के पेड़ से सिर्फ 20 गज की दूरी पर मगरिब ही की सिमत में एक कुआं वाक़या था, जो बेरी वाला खूह के नाम से मौसूम था। इस नाम की वजह तस्मिया बेरी का वो दरख्त था जो कुएं के पहलू में इस्तादा था। ये एक ऐसा जारी कुआं था जहां से गांव की औरतें और लड़कियां पीने का पानी भरा करती थीं। इस कुएं के करीब ही एक कच्चा कमरा भी बना हुआ था, जिसका दरवाजा वगैरह नहीं था। कमरे की हालत से लगता था कि वो किसी के इस्तेमाल में नहीं। पता नहीं वो कमरा कब और किस मकसद के लिए तामीर किया गया था। मज़कूरा कमरे से आगे सरसब्ज और लहलहाते खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था, जो ताहद्दे निगाह किसी सब्ज कालीन की मानद फैलकर बिछा हुआ नजर आता था। इसी तरह सूरत नगर के शमाल, जनूब और मशरिक में भी खेत ही खेत दिखाई देते थे। इस गांव की फिजा बड़ी खुशगवार थी। इन दिनों वैसे भी भादों का महीना चल रहा था। सावन और भादों बरसात के महीने शुमार किए जाते हैं। इस वक्त भी आसमान बादलों से ढका हुआ था, और इन बादलों के मूड और मिजाज से यही लगता था कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। मैंने मौसम की नज़ाकत को जहन में रखे हुए जल्दी जल्दी मौके की कार्रवाई को निपटाना शुरू कर दिया। मलंग बाबा की लाश का मैं तफसीली मुआयना कर चुका था। जाए वकुआ का नक्शा वगैरह तैयार करने के बाद मैं वहां मौजूद अफराद के बयान कलम बंद करने लगा। 20 मिनट की इस कोशिश में मुझे काम की किसी बात तक रसाई हासिल न हो सकी। गांव से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन सभी लोग मलंग बाबा से बड़ी गहरी अकीदत रखते थे, और कोई इसकी मौत या कत्ल के हवाले से किसी किस्म की कयास आराई करने को तैयार नजर नहीं आता था। मलंग बाबा से ऐसी उनसियत और अकीदत के बावजूद भी हैरत अंगेज तौर पर किसी को इसका नाम मालूम नहीं था। हत्ता कि इनमें से कोई ये नहीं जानता था कि वो कौन था और कहां से आया था। एक मिली जुली राय के मुताबिक कोई 6-7 माह पहले वो सूरत नगर में नमूदार हुआ था, और फिर वो पीपल के दरख्त के नीचे डेरा जमा कर बैठ गया था। मलंग बाबा के बारे में एक खास बात यह भी पता चली कि वो हर वक्त चुपचाप रहा करता था। कांस्टेबल उमरदीन भी मेरे साथ मौके की कार्रवाई में मसरूफ रहा था। मैंने इससे मुखातिब होते हुए कहा, उमरदीन, मेरा ख्याल है अब हमें इस मलंग की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देना चाहिए। इसकी मौत बहरहाल तिबी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, उमरदीन ने ताईदी अंदाज में कहा। लेकिन दोनों का क्या करना है? किन दोनों का? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। वो यूसुफ और आरिफ। उमरदीन वजाहत करते हुए बोला, मैं इन 2 बंदों की बात कर रहा हूँ जनाब, जो चौधरी साहब को बुलाने गए हैं। ओह, मैं मुतसफ़ाना अंदाज में गहरी सांस लेकर रह गया। काम की मसरूफियत में वो दोनों इतला कंदगान मेरे जहन में से उतर गए थे। मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। इसी लम्हे एक आवाज़ मेरी समाज से टकराई, लो जी, वो दोनों आ गए। मैंने ये ताज़ा तरीन इतला फराहम करने वाले की सिमत देखा। वो एक जानिब इशारा कर रहा था। मैंने अपनी निगाह को इसी तरफ दौड़ाया तो वो दोनों मुझे नजर आ गए, लेकिन इनके हमरा कोई चौधरी वोधरी दिखाई नहीं देता था। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला,
ये तो खाली हाथ ही वापस आ गए। पता नहीं चौधरी वहीदुल्ला क्यों इनके साथ नजर नहीं आ रहा। चंद लम्हात के बाद यूसुफ और आरिफ मेरे सामने थे। मैंने चौधरी के हवाले से सवाल किया तो यूसुफ ने बताया, चौधरी साहब की तबीयत कल रात से ठीक नहीं। उन्होंने कहा है आप इधर से फारिग हो जाएं तो हवेली में जाकर इनसे मुलाकात कर लें। यूसुफ की फराहम करदा इतला ने मुझे शक में डाल दिया। मैंने तीखे लहजे में पूछा, चौधरी साहब की तबीयत रात से खराब है तो वो सुबह मलंग बाबा की लाश का मुआयना करने कैसे आ गए थे, और ये क्यों कहा कि जब पुलिस मौके पर पहुंचे तो उन्हें बुला लिया जाए। आपकी उलझन अपनी जगह दुरुस्त है जनाब, यूसुफ ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला। लेकिन हकीकत यह है कि वो बदस्तूर गहरी संजीदगी से बोला, इस बात में कुछ गलत नहीं कि चौधरी साहब की तबीयत कल से खसूसन पिछली रात से ठीक नहीं है। सुबह जब इन्हें मलंग बाबा के बारे में पता चला तो वो अकीदत में बेख्तियार यहाँ चले आए थे। फिर मलंग बाबा की लाश को देखने के बाद उन्होंने हमें आपकी तरफ भेज दिया, और ये भी सच है कि आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ भी आने का इरादा रखते थे, लेकिन अचानक इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, इसीलिए आपको हवेली में बुलाया है। मैंने पूरी तवज्जो से यूसुफ की बात सुनी, फिर कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, उमरदीन तुम इसी तांगे में मलंग बाबा की लाश को अस्पताल ले जाओ। मैं चौधरी साहब से मिलने हवेली जा रहा हूँ, अस्पताल से सीधा तुम थाने आ जाना। ठीक है जनाब, जो हुक्म आपका, उमरदीन ने फर्माबरदारी से कहा। मैंने आरिफ की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी उमरदीन के साथ जाओगे, लाश को अस्पताल तक पहुंचाने में तुम इसकी मदद करोगे। आरिफ ने जल्दी से इस बात में गर्दन हिला दी। एक उम्र रसीदा बूढ़े बाबे ने मुझसे पूछा, थानेदार जी क्या मलंग बाबा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज रहे हैं? जाहिर है बुजुर्गो, मैंने इस बात में जवाब दिया। मलंग बाबा तो बहुत पहुंचे हुए नेक इंसान थे। बाबे ने दरखास्त आमेज अंदाज में कहा, मेरी माने तो इसकी लाश की बेहुरमती ना कराएं। इस चीर फाड़ से आप समेत हम सब गुनाहगार होंगे। गुनाह और सवाब अपनी जगह अहमियत रखते हैं और कोई इनकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकता बुजुर्गो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन आपके ये मलंग बाबा तिबी मौत नहीं मरे। मेरे अंदाजे के मुताबिक मलंग जी को जहर दिया गया है। जहर? बुढ़ा बाबा चौंके हुए लहजे में बोला, मलंग बाबा को जहर भला कौन दे सकता है? सूरत नगर का तो बच्चा बच्चा इनसे मोहब्बत करता है। आपको वो बोलते बोलते रुका, एक अफसरदा सी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे किसी किस्म की गलत फहमी नहीं हुई। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, आपके चौधरी साहब का भी यही ख्याल है कि मलंग बाबा की मौत तभी नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने तदफीन रुकवाकर पुलिस कार्रवाई कराने का हुक्म दिया था। हम चौधरी वहीद के बुलाने पर ही यहाँ आए हैं। अगर ये मामूल की बात होती तो हमारी भला क्या जरूरत थी। और जहाँ तक मलंग बाबा के लिए लोगों की अकीदत का सवाल है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, आपका नाम क्या है बाबा जी? करमदीन, बुढ़े बाबे ने जवाब दिया। गांव के लोग मुझे करमू चाचा कहते हैं। चाचा करमू, मैंने इस बुढ़े बाबे की आंखों में झांकते हुए कहा, जहां तक लोगों की अकीदत का सवाल है तो ये बात आप भी मानेंगे कि जहां 10 अफराद किसी से मोहब्बत करने वाले होते हैं वहां एक आध नफरत करने वाला भी मौजूद होता है कि नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ऐसा होता है जनाब। मैंने तो 10 में से 1 की बात की है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और सूरत नगर की आबादी तो लगभग 1000 है। अगर मोहतात अंदाजा कायम करें तो 1000 में से 100 अफराद ऐसे निकल आएंगे जो मलंग बाबा को नापसंद करते होंगे। इनमें से बच्चों और बूढ़े बाबू को हटा दिया जाए तो फिर भी मलंग बाबा को नापसंद करने वालों की तादाद 50 से कम नहीं हो सकती। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें करमू चाचा। वो लाजवाब सा होकर मुझे देखने लगा। मैंने मलंग बाबा की लाश को कांस्टेबल उमरदीन की निगरानी में सरकारी अस्पताल भिजवाया और खुद यूसुफ के हमरा चौधरी वहीदुल्ला की हवेली की जानिब चल पड़ा। चौधरी वहीदुल्ला की उम्र का अंदाजा मैंने 50 और 55 के दरमियान कायम किया। वो खासे मुतासर कुन डील डोल का मालिक था। उसने बड़ी पुरकश मोटी ताज़ी मूछें रख छोड़ी थी। मुख्तलिफ खिदमतगारों की रहनुमाई में मुझे चौधरी साहब के पास इसके बेडरूम में पहुंचा दिया गया। वो इस वक्त बेड पर नीम दराज था। मुझ पर नजर पड़ते ही उठकर बैठ गया और बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला। मैं इसके बेड के करीब रखी हुई एक आरामदी कुर्सी पर बैठ गया। रस्मी अलग सलैक के बाद मैंने पूछा,
क्या हो गया चौधरी साहब, आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? बस जनाब, मेरा दिल कमजोर हो गया है, वो नकाहत भरे अंदाज में बोला। कल सुबह ही से तबीयत ठीक नहीं, रात को मामला ज्यादा बिगड़ गया था। हकीम साहब कोई 2 घंटे तक इधर मेरे पास ही बैठे रहे थे। दिल का मर्द बड़े चौधरी साहब, यानी मेरे अब्बा जी चौधरी हमीदुल्लाह को भी था, और इसी दिल की बेवफाई ने इनकी जान ले ली थी। पता नहीं अपनी बारी कब आती है। चौधरी साहब, मायूसी को दानिशमंद लोग बड़े गुनाहों में शुमार करते हैं। मैंने इसकी दिलजोई करते हुए कहा, आप हिम्मत ना हारें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैंने पूछा, चौधरी साहब, जब आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बल्कि ख़राब है, तो फिर आप आज सुबह मलंग बाबा की लाश को देखने जाए वकुआ पर क्यों पहुंच गए थे? बस जी, मैं बेख्तियार हो गया था, वो जज्बाती लहजे में बोला। जैसे ही मुझे पता चला कि मलंग बाबा का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी बीमारी को भूलकर इधर पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गया। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मैं मलंग बाबा का कितना एहतराम करता था। बोलते बोलते वो खोसा गया। मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो है चौधरी साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये बात मैं जान चुका हूँ कि आप मलंग बाबा से बड़ी अकीदत रखते थे। मलंग बाबा मेरे लिए किसी बड़े बुजुर्ग की तरह थे, वो गुलगीर आवाज में बोला। बिल्कुल एक बाप की तरह उन्होंने मुझ पर बड़ा करम किया है, बल्कि इनका एक एहसान ऐसा है जिसे मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। वो बहुत ही पहुंचे हुए और अल्लाह से करीब थे। मुझे कुरेद ने उकसाया और मैं पूछे बिना न रह सका, ऐसा कौन सा एहसान है चौधरी साहब? जवाब देने से पहले चौधरी वहीद ने चौंक कर मेरे अकब में देखा और तहकमाना अंदाज में कहा, हाँ ले आओ मंजूरे। मेरा रूए सुखन चौधरी की जानिब था, जबकि पुश्त बेडरूम के दाखिली दरवाजे की तरफ। मुझे ये समझने में ज़रा दिक्कत महसूस ना हुई कि उसने मेरे पीछे खड़े किसी मंदूर को मुखातिब किया था। मैंने पलटकर अपने अकब में देखा तो एक मुलाजिम सूरत शख्स नाश्ते से लदी फंदी एक ट्रे उठाए दिखाई दिया। आइंदा 2 मिनट के अंदर इस मंदूरे ने मेरे सामने एक मेज़ रखकर इस ट्रे को सजा दिया। इसी लम्हे चौधरी ने मंदूर को वापस जाने का इशारा कर दिया। वो अल्लाह का बंदा और चौधरी का मुलाजिम उल्टे कदमों बेडरूम से निकल गया। चौधरी ने अशिया खुर्दनोश के ऊपर से कपड़ा हटाया और मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बिस्मिल्लाह करें जनाब, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी चौधरी साहब? मैंने वसी और इश्तिया अंगेज खानों से सजे दस्तरखान का जायजा लेते हुए कहा, मैंने बड़ा टाइट नाश्ता कर रखा है मलिक साहब। आपने टाइट नाश्ता किया है या ढीला ढाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। वो मेरे लिए खाने का सामान प्लेट में मुंतकिल करते हुए बोला, आपसे दुआ सलाम और जान पहचान तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन आज पहली मर्तबा आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप कुछ खाए पिए बिना ही चले जाएं? हाजत तो नहीं है चौधरी साहब, मैंने खाने के प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आप जितनी मोहब्बत से इसरार कर रहे हैं, मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। ये आप मेरी इज्जत अफजाई कर रहे हैं मलिक साहब, वो तशक्कर आमेज अंदाज में बोला। मैंने कहा, आप भी लेना। मैं अब लेने के काबिल कब रहा हूँ जनाब, वो हसरत भरे लहजे में बोला। हकीम साहब ने मुर्गी और मुर्गन गिज़ाओं पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। आजकल सब कुछ परहेजी चल रहा है। चौधरी वहीदुल्लाह के मोहब्बत से मामूर इसरार को देखते हुए ज़रूरत ना होने के बावजूद भी मैंने बिस्मिल्लाह कर दी। इस दौरान में हमारे दरमियान हल्की फुल्की बातचीत भी जारी थी। मैंने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, मलंग बाबा की मौत पर आपने पुलिस को बुलाने की ज़रूरत क्यों महसूस की? मैं इतला मिलने पर जब सुबह बाबा को देखने गया तो मुझे उनके होंठों पर खून नजर आया था, जो इनकी दाढ़ी के बालों को भी भिगो रहा था। वो एक तकिए से टेक लगाने के बाद गहरी संजीदगी से बोला, इससे मुझे शक हुआ और मैंने बाबा की तदफीन के इंतजामात को रुकवाकर 2 बंदे आपकी तरफ दौड़ा दिए। मैं आपके बंदों की इतला पर ही पहुंचा हूं चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, मलंग बाबा की लाश को देखकर आपको किस किस्म का शक हुआ था? मैं समझता हूँ, वो पुरसोच अंदाज में बोला। मलंग बाबा की मौत कुदरती नहीं और होंठों से निकलने वाला खून कोई और ही कहानी सुना रहा है। मेरे ख्याल में किसी जालिम इंसान ने कोई जहरीली शय खिलाकर मलंग बाबा को हलाक किया है। मेरा जहन भी कुछ इसी अंदाज में सोच रहा है मलिक साहब, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। जहर खुरानी के बायस अमूमन ऐसी मौत वाक़या होती है। बहरहाल मैंने मलंग जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। 1 आध दिन में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। वो गहरी नजर से मुझे देखते हुए बोला,
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये बताएगी ना कि मलंग जी की मौत तभी हुई है या इन्हें जहर देकर हलाक किया गया है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि वाकई इन्हें किसी साजिश के तहत कत्ल किया गया है तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि इनका कातिल कौन है। ये पता चलाना कि मलंग बाबा को किसने कत्ल किया है मेरी जिम्मेदारी बनती है चौधरी साहब, मैंने पूरे एतमाद अंदाज में कहा, और मैं ये जिम्मेदारी आपके ताउन और मदद से पूरी करूंगा। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, चौधरी साहब आप खामखा परेशान ना हूँ, मैं जानता हूँ आपको दिल की तकलीफ है, मैं आपसे दौड़ने भागने के काम हरगिज नहीं लूँगा। फिर वो कदरे संभले हुए अंदाज में बोला, फिर मैं आपकी मदद कैसे करूँगा? दुरुस्त मालूमात फराहम करके। मैंने इसकी आंखों में देखा। वो मुस्तफसर हुआ, मसलन किस किस्म की मालूमात मलिक साहब? आप मलंग बाबा के सबसे बड़े अकीदतमंद थे नहीं जनाब, हैं कहें। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, मलंग बाबा की मौत का जितना दुख मुझे हुआ है इतना किसी और को नहीं हो सकता। आप यकीन जाने के मुझे पक्का यकीन है चौधरी साहब, मैंने इसके अधूरे जुमले के जवाब में कहा। मैं मलंग बाबा से आपकी जज्बाती वाबस्तगी को अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब, और इसीलिए मैं 10 बंदों से पूछने के बजाय सिर्फ आप ही से सवाल करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मलंग बाबा को आपसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए गहरी संजीदगी से बोला। मैंने पूछा, खैर से अपने मलंग बाबा का नाम क्या था? नाम? इसने चौंक कर मुझे देखा। इनका नाम तो किसी को भी मालूम नहीं, सब इन्हें मलंग बाबा या सिर्फ मलंग जी कहा करते थे चौधरी साहब। और किसी को मलंग बाबा का नाम मालूम हो या ना हो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए था। मैंने खाने पीने की अशिया से इंसाफ करते हुए कहा, आप मलंग बाबा से बहुत करीब थे, आपकी लाइल्मी मुझे हजम नहीं हो रही। वो बात दरअसल ये है जनाब कि मैंने इनसे कभी नाम पूछने की जुर्रत नहीं की थी। वो वजाहती अंदाज में बोला, और इसकी भी एक खास वजह थी। क्या वजह थी चौधरी साहब? मैंने पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने बताया, मलंग बाबा हर वक्त खामोश रहते थे, किसी ने इन्हें कभी बात करते हुए नहीं देखा था। मैंने इस ख्याल से इनका नाम पूछने की हिम्मत नहीं की कि वो बोलते तो हैं नहीं, मेरे सवाल पर वो कहीं नाराज ना हो जाएं। वैसे भी मैं इनका नाम जानकर क्या करता? वो इशारों की जबान में मुझसे गुफ्तगू कर लिया करते थे और जरूरत पड़ने पर मेरी रूहानी मदद कर दिया करते थे। मैं बस इसी में खुश था। आपकी तरह और भी कोई शख्स मलंग बाबा के नाम से वाकिफ नहीं? मैंने खाने के हवाले से इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कहा। वो लोग ये भी नहीं जानते कि मलंग बाबा कहाँ से आया था और इसने पीपल के दरख्त के नीचे डेरा क्यों लगा लिया था। इस गांव में इसे ऐसी क्या खास बात नजर आई थी कि इसके कदम आगे नहीं बढ़े। औरों की बात छोड़ें चौधरी साहब, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, आप तो मलंग बाबा के बहुत करीब थे, आपको ये सारी बातें या इनमें से ज्यादातर तो पता होना चाहिए ना। आप यकीन करें मलिक साहब, ये तो मुझे भी मालूम नहीं कि मलंग बाबा सूरत नगर आने से पहले कहाँ रहते थे। वो बेबसी से बोला, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि इन्हें यहाँ आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में वो इसी साल फगन में आए थे। मलंग बाबा फगन में यहाँ आया था और आजकल भादों का आगाज है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसका मतलब है मलंग बाबा को सूरत नगर आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, यही कोई 5-6 माह। देसी महीना फागन उर्फ फग्गन माह फरवरी के वस्त से शुरू हो जाता है और इन दिनों भादों का पहला हफ्ता था, यानी माह अगस्त की 19 या 20 तारीख। चौधरी ने मेरे कयास के जवाब में सर को इस बाती जंबिश दी और बोला, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना अरसा ही हुआ था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, ये ठीक है चौधरी साहब कि इंसान बगैर बातचीत किए तो जिंदा रह सकता है, लेकिन वो खाना पीना तो बहरहाल नहीं छोड़ सकता ना। मलंग बाबा के खाने पीने का क्या बंदोबस्त था इस पीपल के नीचे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं अगर चाहता तो मलंग बाबा को अपनी हवेली में बड़े आराम से रख सकता था। वो इस शान और मर्तबे वाले थे कि इन्हें सर आंखों पर बिठाकर खिदमत करना चाहिए थी। मेरी दिली ख्वाहिश भी यही थी, लेकिन इब्तदा में जब मैंने ऐसा करना चाहा तो मलंग बाबा ने इशारों की जबान में मुझे इस काम से रोक दिया और वो इस बात पर मिसर रहे कि पीपल के नीचे ही वो आराम से हैं। मैंने जिद नहीं की और चौधरी साहब, इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल उठा। मैं मलंग बाबा के खाने पीने के बारे में पूछ रहा था।
जी हाँ, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपको वही बताने वाला था। तो बताएं फिर। वो बोला, ये ठीक है कि मैं मलंग बाबा के बहुत करीब था, इनसे मुझे गहरी अकीदत थी, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि गांव के दूसरे लोग भी इनके दीवाने थे। मलंग बाबा ने सबको कुछ न कुछ दिया ही था, किसी से भी कोई तकाजा नहीं किया। गांव के सभी जवान मलंग बाबा की खिदमत को एक सादत समझते थे। लिहाजा इस सूरत हाल में मैंने एक फैसला किया और अपने इस फैसले से गांव वालों को आगाह भी कर दिया। वो सांस दुरुस्त करने के लिए थमा तो मैंने पूछ लिया, कैसा फैसला चौधरी साहब? मैंने सब पर वाज़ेह कर दिया कि रात का खाना मलंग बाबा मेरे यहाँ से खाएंगे। मतलब ये कि मलंग बाबा के लिए रात का खाना मेरी हवेली से जाएगा। वो वजाहत करते हुए बोला, बाकी सुबह और दोपहर में जो भी इनकी खिदमत खातिर करना चाहे, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। मलंग बाबा कोई मेरी जाती जायदाद की तरह तो थे नहीं, गांव वालों का भी इन पर इतना ही हक था जितना कि मेरा। मैं मलंग बाबा के लिए इनकी मोहब्बत और अकीदत को समझता था जनाब। तो मलंग बाबा के खाने पीने का बंदोबस्त इसी तरह हो रहा था जनाब। चौधरी के खामोश होने पर मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तो मलंग बाबा के लिए रात का खाना बाकायदगी से आपकी हवेली से जाया करता था? जी हाँ बिल्कुल। वो पहलू बदलते हुए नकाहत आमेज लेकिन अटल लहजे में बोला। इस वक्त मेरा जहन एक खास जाविये पर बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, चौधरी साहब, मलंग बाबा तक रात का खाना कौन पहुंचाया करता था? इनके लिए मेरा एक मुलाजिम खाना लेकर जाता था, चौधरी ने बताया। क्या रोजाना एक ही मुलाजिम ये ड्यूटी देता था या कोई भी बंदा चला जाया करता था? इस काम के लिए मेरा एक ही मुलाजिम मखसूस था जनाब, चौधरी साहब ने बताया। इस बंदे का नाम रमजान उर्फ रमजू है। रमजू मेरे भरोसे का आदमी है मलिक साहब। बात खत्म करके चौधरी वहीदुल्ला ने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे इसने मेरी मखसूस सोच पढ़ ली हो। इसकी आंखों में भी यही सवाल था कि क्या मैं इसी हवाले से शक कर रहा हूं। मैंने चौधरी की तसल्ली के लिए तस्दीकी अंदाज में कहा, आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं किस अंदाज में सोच रहा हूं। जी हाँ, आपका अंदाज समझ में आ रहा है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, आपको रमजू पर शक हो रहा है ना? इस शक की एक ठोस वजह है ना चौधरी साहब? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ये तो आप भी मान रहे हैं कि मलंग बाबा की मौत तिब्बी अंदाज में नहीं हुई, इसीलिए आपने दो बंदे मेरी जानिब दौड़ाए थे। मैं आपके इस दूर अंदेशाना इकदाम की दिल से कदर करता हूं चौधरी साहब। मैं लम्हे भर के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, मलंग बाबा के होंठों पर मौजूद खून बज़बान खामोशी ये कहानी सुनाता है कि इन्हें जहरीली शय खिलाकर मौत के घाट उतारा गया है, और ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ये जहर रात के खाने में मौजूद होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में बोला। लेकिन मैं आपसे यहाँ थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। कैसा इख्तलाफ चौधरी साहब? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। वो बताने लगा, मेरी हवेली से मलंग बाबा के लिए रात का जो खाना भेजा जाता था, वो सूरज गरूब होने से पहले रमजू इन तक पहुंचा दिया करता था, यानी अंधेरा होने से कब्ल। तो मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में पूछा, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, कि अगर बिलफर्ज महाल मलंग बाबा की मौत मेरी हवेली से जाने वाले खाने से वाक़या हुई है, तो इनकी मौत का वक्त रात के पहले हिस्से का होना चाहिए, जबकि इनके होंठों पर पाए जाने वाले खून की हालत से यह जाहिर हो रहा है कि इनकी मौत रात के आखिरी हिस्से में हुई होगी। आपने इनकी लाश का तफसीली मुआयना किया है, ये बात तो आप भी तस्लीम करेंगे जनाब। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और गंभीर अंदाज में कहा, मौत का बिल्कुल दुरुस्त वक्त तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सामने आ जाएगा चौधरी साहब, लेकिन मेरा अंदाजा भी यही है कि मलंग बाबा की मौत निस्फ शब के बाद किसी वक्त हुई है। इसका मतलब है आप मुझसे मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं? वो कदरे खुश होते हुए बोला, मुकम्मल नहीं जनाब। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसी हद तक। किसी हद तक? इसने आंखें फैलाई। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं इस हवाले से आपका हम ख्याल जरूर हूँ कि मलंग बाबा की मौत रात के आखिरी हिस्से में वाक़या हुई है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता
कि इनकी मौत आपकी हवेली से जाने वाले खाने से नहीं हुई। ये भी तो मुमकिन है मलंग बाबा ने खाना लेकर अपने पास रख लिया हो और रात को देर से किसी वक्त खाया हो। ये मुमकिन नहीं मलिक साहब, वो ठोस अंदाज में बोला। मैंने पूछा, क्या मुमकिन नहीं है? मेरे सवाल के जवाब में उसने उल्टा मुझसे पूछ लिया, क्या आपको जाए वकुआ से खाने पीने का कोई बर्तन वगैरह मिला है? नहीं, मैंने मोतजिब नजर से उसे देखा। खाने के बर्तनों का मेरे सवाल से क्या ताल्लुक? बड़ा गहरा ताल्लुक है मलिक साहब, वो पुरस्रार लहजे में बोला। मलंग बाबा की एक खास आदत थी, जो भी उनके लिए खाना लेकर जाता वो उसे वहीं रुकने का इशारा करते थे। फिर इसी वक्त जितना खाना खाना होता वो खाकर बर्तन वापस कर दिया करते थे। किसी का बर्तन भांडा अपने पास रखना इन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, इसीलिए मुझे यकीन है कि मलंग बाबा ने मेरी हवेली से जाने वाला खाना सरे शाम ही खा लिया था। रमजू इस वक्त तक मलंग बाबा के पास ही बैठा रहा था जब तक उन्होंने खाना खत्म करने के बाद दुआ नहीं की। दुआ? मैंने सवालिया नजर से चौधरी वहीदुल्ला की तरफ देखा। जी मलिक साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। खाने के इख्तिताम पर मलंग बाबा उस शख्स के हक में दुआ करते थे जो उनके लिए खाना लेकर आया हो या जिसने वो खाना भिजवाया हो। गुज़िश्ता रात भी यही हुआ था। जब रमजू खाने वाले बर्तन लेकर हवेली पहुंचा तो इस वक्त तक अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं फैला था। मैंने रमजू से बड़ी कड़ी पूछ गुछ की है जनाब, वो मेरे भरोसे का आदमी है, उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मलंग बाबा की मौत की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में बड़ी मुआविन साबित होगी और इससे ये भी पता चल जाएगा कि इसे किस किस्म के जहर से मौत के घाट उतारा गया है, और इसके साथ ही ये बात भी खुलकर सामने आ जाएगी कि वो जहर कब इसके मैदे में उतरा था। बहरहाल मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़कर टटोलने वाली नज़र से चौधरी वहीदुल्ला को देखा तो वो जल्दी से बोला, आप कोई खास बात सोच रहे हैं मलिक साहब? हाँ, मैंने सर को इस बाती जंबिश देने के बाद कहा। आपने तो रमजान उस रमजो से कड़ी पूछ गुछ कर ली है, सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी उसका एक छोटा सा इंटरव्यू कर लूँ। जरूर जरूर, वो ताइदी अंदाज में बोला, लेकिन इस काम के लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल तक इंतजार क्यों? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। वो दरअसल बात यह है जनाब, चौधरी ने वजाहत करते हुए बताया, रमजू को आज मैंने अमीन आबाद भेजा है, इसकी वापसी कल दोपहर तक होगी। अमीन आबाद नामी वो छोटा सा गांव सूरत नगर से कोई 10 मील दूर मशर की सिमत में वाक़या था। ये मौजा भी मेरे थाने की हदूद ही में आता था। मैं पूछे बिना न रह सका, चौधरी साहब खैरियत तो है ना? रमजू को सुबह ही सुबह आपने अमीन आबाद क्यों रवाना कर दिया? इधर अमीन आबाद में मेरी छोटी बहन ब्याही हुई है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैंने रमजू को अपनी बहन जुबैदा बेगम के पास भेजा है। जुबैदा और उसके शोहर चौधरी दिलदार के लिए मैंने चंद तोहफे भेजे हैं। फिक्र वाली कोई बात नहीं जनाब, इधर सब अमन व अमान है। आप कहते हैं फिक्र वाली कोई बात नहीं, तो मैं अमीनाबाद की तरफ से वाकई बेफिक्र हो जाता हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन यहाँ सूरत नगर में चूंकि खैरियत नहीं, इसलिए मुझे आपका भरपूर ताउन दरकार है। जनाब, रमजू जैसे ही अमीनाबाद से वापस आएगा मैं इसे सीधा आपके पास थाने भेज दूंगा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, कोई और खिदमत हो तो हुक्म करें। चौधरी साहब, मलंग बाबा की मौत के हवाले से आपके इल्म में कोई छोटी से छोटी बात भी आ जाए तो आप फौरन मुझे बताएंगे। बेशक, वो मजबूत अंदाज में बोला, मलंग बाबा की मौत का जितना दुख मुझे है और किसी को नहीं हो सकता। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि इनके कातिल जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में हो। इसीलिए उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक थकी हुई सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसीलिए मैंने मलंग बाबा की फौरी तदफीन रोककर आपको तफ्तीश के लिए यहाँ बुलाया है। मैं इनके कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचता देखना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैंने सदके दिल से कहा और उठकर खड़ा हो गया। असल कहानी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही खुलना थी, लेकिन एक बात के लिए मैं बड़ा पुरयकीन था कि मलंग बाबा की मौत किसी जहरीली शय के इस्तेमाल से वाक़या हुई थी। होंठों के गोशे में पाए जाने वाले खून के अलावा मलंग के चेहरे की रंगत भी इसी जानिब इशारा करती थी।
चौधरी वहीद का भी यही ख्याल था कि मलंग बाबा की मौत तिब्बी नहीं, जब ही इसने पुलिस को बुलवाया था। लेकिन अब जहन में सबसे खतरनाक सवाल उभर रहा था कि मलंग बाबा की जान का दुश्मन कौन था। ऐसा शख्स कौन था जिसने जहर देकर मलंग को मौत के घाट उतारा हो। ये सवाल इसलिए भी जहनी उलझन और तशवीश का बायस था कि वहां मलंग बाबा का कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता था। मैंने जिन जिन लोगों से इस सिलसिले में पूछगछ की थी, इनके बयानात के मुताबिक सूरत नगर का हर पैरो जवान मलंग बाबा की बड़ी इज्जत करता था और इससे गहरी अकीदत रखता था, मगर मैं किसी भी कीमत पर इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि मलंग को जहर देकर हलाक किया गया था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मलंग बाबा का कातिल सूरत नगर में मौजूद था और ये बात भी तय थी कि कातिल मलंग बाबा से शदीद नफरत करता होगा। मुझे सूरत नगर के अंदर ही से कातिल को तलाश करना था। मोहब्बत और नफरत इस कायनात के बड़े ताकतवर जज्बे हैं। ये अगर शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। मोहब्बत अगर जिंदगी देती है तो नफरत जान लेने में किसी पसो पेश से काम नहीं लेती। ये ठीक है कि सूरत नगर में मलंग को चाहने वालों, इससे मोहब्बत करने वालों की कोई कमी नहीं थी। इसके साथ ही ये हकीकत भी सामने आ रही थी कि इन्हीं अकीदतमंदों के दरमियान किसी को मलंग से शदीद तरीन नफरत भी थी। ऐसी शदीद नफरत कि इसने मलंग की जान ले ली थी। इंसान जब किसी मसले पर सोचना शुरू करता है तो नई नई राहें खुलकर सामने आने लगती हैं। इन लम्हात में मैं भी मलंग मर्डर केस पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था। मेरा जहन किसी मामूली से मामूली बात को भी नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं था। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि मलंग बाबा के जिस्म में उतरने वाला जहर खाने के जरिए इसके मैदे में पहुंचा था, लेकिन इसका जो कोई भी दुश्मन था, इसकी जानिब से मलंग के लिए खाना गया होगा। इस नुक्ते से आप ध्यान चौधरी वहीदुल्लाह की तरफ चला जाता था। मलंग के लिए रात का खाना इसी की हवेली से जाता था और इसके बाद मलंग बाबा सुबह तक कुछ नहीं खाता था। लेकिन इस नुक्ते पर गौर करते हुए जहन उलझ कर रह जाता था। दिमाग में ये सोच आती थी कि अगर मलंग की हलाकत में चौधरी वहीदुल्लाह किसी भी तौर पर मुलव्विस है तो फिर इसने पुलिस को बुलाने और मलंग की मौत की तफ्तीश कराने का खटराग क्यों फैलाया। वो सीधा सीधा मलंग को नॉर्मल अंदाज में दफन हो जाने देता। इस तरह इसका जुर्म बड़ी आसानी से छुप सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि मामले की छानबीन के लिए पुलिस को बुलवा लिया था। मेरी तरह इसे भी यकीन था कि मलंग बाबा की मौत तिब्बी अंदाज में वाक़या नहीं हुई। मैंने चौधरी से मुलाकात के दौरान में घुमा फिरा कर तकरीबन हर जाविये से सवाल किए थे और इसके नतीजे में मेरी ज़ाती राय ये थी कि चौधरी वहीदुल्लाह मलंग बाबा के कत्ल में किसी भी तौर मुलव्वस नहीं था। मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया कि चौधरी वहीद से मुलाकात के दौरान में मैंने इससे इन बर्तनों के बारे में भी पूछा था जिनमें गुज़िश्ता रात मलंग को खाना दिया गया था। मैं इन बर्तनों को लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भिजवाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि हवेली की मुलाजमाएं रात को सोने से पहले तमाम बर्तन भांडे धो दिया करती थी। अब नंबर आता था रमज़ान उर्फ रमज़ू का। रमज़ू की ये ड्यूटी थी कि वो रोज़ाना रात का खाना मलंग बाबा तक पहुंचाया करता था। इस बात के इम्कानात बहरहाल थे कि मलंग बाबा का खाना हवेली से साफ शफाफ और इंतहाई सेहत अफजा चला हो, लेकिन रास्ते में रमज़ू ने इसे किसी खास मकसद के तहत जहरीला बना दिया हो। अगर ऐसा ही था तो इससे ये जाहिर होता था कि रमज़ू अपने दिल में मलंग के लिए गहरा अनाद रखता था। इस अनाद का सबब क्या था, ये तो रमज़ू का इंटरव्यू करने के बाद ही मालूम किया जा सकता था, और इस रमज़ू का इंटरव्यू कल दोपहर के बाद ही किया जा सकता था, क्योंकि चौधरी वहीद ने रमज़ू की आमीन आबाद से वापसी के बारे में यही बताया था। कातिल के हवाले से इस केस का तीसरा पहलू ये था कि मलंग बाबा की जान लेने वाले का ताल्लुक चौधरी की हवेली से ना हो, बल्कि वो गांव का कोई और बासी हो। लेकिन इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं ढूंढी जा सकती थी कि नामालूम कातिल के पास मलंग बाबा को कत्ल करने का कोई हतमी जवाब रहा होगा। इसी सोच विचार के दौरान में मेरे जहन में ये ख्याल उभरा कि मुझे जाए वकुआ से गांव तक का खुरा उठाना चाहिए। इस तरह तफ्तीश के दायरे को बआसानी महदूद किया जा सकता था। मैं इस खुरे की मदद से जानने में कामयाब हो जाता कि गुज़िश्ता रात गांव के अंदर से पीपल के दरख्त तक और पीपल के दरख्त से गांव तक कौन कौन गया था। ये इतना आसान काम तो नहीं था जैसा बयान करने से महसूस होता है, लेकिन फौरी तौर पर इसका सहारा लेने के सिवा कोई चारा भी नहीं था।
मैंने खुरे के ख्याल के साथ ही कांस्टेबल उमरदीन को अपने कमरे में बुला लिया। वो थोड़ी देर पहले ही अस्पताल से लौटा था। मैंने जाए वकुआ से उमरदीन को लाश के साथ सरकारी अस्पताल भेज दिया था। उमरदीन मेरे सामने आकर बैठ चुका तो मैंने पूछा, हमारे पास एक खोजी है, मुबारक हुसैन, वो इस वक्त कहाँ मिल सकता है? चाचा मुबारक अपने घर ही में होगा जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। कोई काम हो तो मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। काम तो है उमरदीन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे तुरंत जवाब से महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें मुबारक हुसैन को बुलाने से ज्यादा खुशी अपने घर वालों से मिलने की है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये तो एक कुदरती बात है। वो वजाहत करते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है कि मैं मुर्शिदाबाद जाऊं और अपने बीवी बच्चों से ना मिलूं? वैसे वहां जाने का असल मकसद चाचा मुबारक को बुलाकर लाना ही होगा। मौदा मुर्शिदाबाद मेरे थाने से लगभग 2.5 मील के फासले पर जनूबी सीमत से वाक़या था, यानी नहर के किनारे से कोई आधा मील दूर, लेकिन ये थाने से नहर की तरफ जाने वाले रास्ते से थोड़ा हटकर था। सबसे अहम बात यह थी कि मुर्शिदाबाद में कांस्टेबल उमरदीन का घर था और खोजी बाबा मुबारक हुसैन की रिहाइश भी वहीं थी। वो दोपहर का वक्त था। मैंने उमरदीन से कहा, तो ठीक है, तुम फौरन मुर्शिदाबाद रवाना हो जाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके खोजी को अपने साथ लेकर मेरे पास आ जाओ। आप यकीनन मलंग बाबा के सिलसिले में खुरा वगैरह निकलवाना चाहते हैं। वो सवालिया नजर से मेरी जानिब देखते हुए बोला, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है उमरदीन। मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल दिन में खसूसन दोपहर से शाम तक गांव के अंदर से मलंग बाबा तक कौन कौन आया था? ये बात तो तुम्हारे इल्म में आ चुकी है ना कि मलंग बाबा की मौत कतन तिबी नहीं। तुम जाए वकुआ के मायने के दौरान में मेरे साथ ही थे। जी मलिक साहब, मलंग बाबा की लाश से तो यही अंदाजा होता है, बाकी हकीकत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही खुलकर सामने आएगी। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे चौधरी वहीदुल्लाह से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया और आखिर में कहा, अब तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि मैं खोजी मुबारक को बुलाकर खुरा क्यों उठवाना चाहता हूँ। जी हाँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, फिर उठकर खड़े होते हुए कहा, मैं अभी जाता हूँ जनाब, और अगर अल्लाह ने चाहा तो घंटे 2 घंटे बाद में चाचा मुबारक को अपने साथ लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। उमरदीन ने घंटे 2 घंटे के बाद वापसी की बात की थी, लेकिन अभी इसे मेरे कमरे से रुखसत हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि वो दोबारा मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ उमरदीन? मैंने इसकी हालत के पेश नजर पूछ लिया। वो मायूसी भरे लहजे में बोला, मलिक साहब, मुर्शिदाबाद जाने का अब कोई फायदा नहीं रहा। अब कोई फायदा नहीं रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसकी बात सुनकर चौंक उठा। ऐसा क्या हो गया उमरदीन? जनाब, बाहर बारिश हो रही है, वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। ओ मेरे खुदाया, बेसाख्ता मेरी जबान से निकला। उमरदीन का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। बारिश हो जाने के सबब तमाम का तमाम खुरा सफाई हस्ती से नेस्त नाबूद हो जाना था। फिर किसी खोजी को बुलाने का कोई जवाब था और ना ही खुरा वगैरह उठाने से कोई फायदा हासिल होने वाला था। भादों का महीना ऐसा ही सितम दरीफ होता है, कुछ पता नहीं चलता किस लम्हे आसमान रोना शुरू कर दे, इधर धूप उधर बारिश, और थोड़ी ही देर के बाद सब साफ। उमरदीन की मायूसी मेरे समझ में आई तो मैंने उससे कहा, आओ बैठो, अब वाकई कुछ नहीं हो सकता। हमारे दरमियान मलंग बाबा की मौत के हवाले से गुफ्तगू होने लगी। सावन और भादों की बरसात का जिक्र आया तो मेरे जहन में एक अछूता सवाल उभरा। मुझे इस बात पर हैरत भी हुई कि मैंने पहले इस अंदाज में क्यों नहीं सोचा। मैंने अपने सामने बैठे कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए सवाल किया, उमरदीन, क्या तुम्हारे इल्म में ये बात थी कि सूरत नगर में पीपल के दरख्त के नीचे कोई मलंग बाबा पिछले 6 माह से धरना दिए बैठा है? जी हाँ, उसने असाबत में गर्दन हिलाई। मुझे मलंग बाबा की मौजूदगी के बारे में खबर थी। मेरी मालूमात के मुताबिक वो फरवरी के महीने में वहां आया था और देखते ही देखते इसने सूरत नगर वालों को अपना गर्विदा बना लिया था। मेरी तो अकल में नहीं आ रहा कि वहां ऐसा कौन शख्स इसका दुश्मन हो सकता है। मैंने इसकी जहनी उलझन पर तवज्जो दिए बगैर खुद कलामी के से अंदाज में कहा, वो मलंग फरवरी से सूरत नगर में मौजूद था और अब अगस्त खत्म होने वाला है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मलंग बाबा ने मौसम में बरसात का मुकाबला किस तरह किया होगा? जी,
इसने मुतदब्बिब नजरों से मुझे देखा। मैं समझा नहीं मलिक साहब। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, वस्ते जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाता है और आजकल भादों का पहला हफ्ता चल रहा है। सावन भादों बरसात के महीने हैं और इस साल तो बरसात भी खूब झूम कर आई है। देख लो, इस वक्त भी बाहर धुआंधार बारिश हो रही है। मैंने चंद लम्हात तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैंने देखा तो नहीं मगर सुनने में आया है कि मलंग बाबा 24 घंटे पीपल के दरख्त के नीचे बैठा रहता था। क्या वो छमछम बरसती बारिश में भी पीपल के पेड़ के नीचे धरना दिए बैठा रहता था? अगर ऐसा था तो इसके गीले लिबास का क्या हुआ होगा? भीगे हुए लिबास में इसकी बेबसी का आलम अकीदतमंदों से कैसे देखा जाता था, खसूसन चौधरी वहीदुल्ला से। वो तो मलंग बाबा का बहुत ही पहुंचा हुआ मुरीद था। अब ये तो कुदरती तौर पर मुमकिन नहीं कि हर तरफ बारिश हो और मलंग बाबा सूखा ही बड़े इत्मीनान से पीपल के दरख्त के नीचे बैठा रहे। हाँ, वाकई ऐसा मुमकिन नहीं है, उमरदीन ने ताईदी अंदाज में कहा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मलंग बाबा बरसात से अपना बचाव किस तरह करता था। मुझे भी बताओ। मैं दिलचस्पी से उसकी तरफ देखने लगा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, आज सुबह हम जाए वकुआ पर मौजूद थे। आपने देखा होगा पीपल के पेड़ से चंद गज आगे बेरी वाला खूह है और इस खूह के साथ ही एक कच्चा कमरा बना हुआ है। नीची छत वाला ये छोटा सा कमरा खिड़की दरवाजे से आजाद है। हाँ, मैंने वो कमरा देखा था। इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल उठा, इससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आया था कि वो कमरा किस मकसद के लिए तामीर किया गया था। किसी जमाने में वो कमरा सूरत नगर में एक मज़ारे के इस्तेमाल में था, उमरदीन ने बताया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वह यूं ही मतरूक पड़ा हुआ है। बरसात के वक्त मलंग बाबा मेरी मालूमात के मुताबिक इसी कमरे में पनाह लिया करता था। मैंने गहरी नज़र से उसे देखा। उमरदीन, लगता है तुम सूरत नगर के हालात से अच्छी खासी वाकफियत रखते हो। बस जनाब, ऐसी खबरें तो खुद ब खुद इधर उधर सफ़र करती रहती हैं, वो आम से लहजे में बोला। मैंने पूछा, उमरदीन, तुम्हारे ख्याल में मलंग बाबा की जान का दुश्मन कौन हो सकता है? मैंने इस सिलसिले में जहन को चारों तरफ दौड़ाया है मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सका। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जुर्रत का मुजाहरा किसने किया है, जबकि गांव के चौधरी साहब भी मलंग के अकीदतमंदों में शामिल थे, बल्कि सबसे आगे थे। आप यकीन करें जनाब, चौधरी वहीदुल्ला मलंग बाबा का बड़ा एहतराम करता था। इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा हो चुका है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, मैं चौधरी वहीदुल्ला से एक भरपूर मुलाकात करके आया हूँ। वो मलंग बाबा का किसी मामले में बहुत एहसानमंद है। किस मामले में? उमरदीन ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। इसने कोई वाज़ेह बात तो नहीं की, बस इतना कहा था, मलंग बाबा का मुझ पर एक इतना बड़ा एहसान है कि मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। मैंने इससे पूछा भी था कि ऐसा कौन सा एहसान है चौधरी साहब। इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब देता, एक मुलाजिम नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ था और हमारी बात अधूरी रह गई। मंजूरा नामी वो मुलाजिम जब वहां से रुखसत हुआ तो हम दूसरी बातों में लग गए थे। फिर मैं चौधरी से मलंग बाबा के इस अजीम एहसान के बारे में पूछ ना सका। मेरा ध्यान एक खास वाक़े की तरफ जा रहा है जनाब, वो पुरसोच अंदाज में बोला। मैंने पूछा, क्या इस वाक़े का ताल्लुक मलंग बाबा के अजीम एहसान से है? जी हाँ, मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूँ। तफसीलात क्या हैं? मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। वो बताने लगा, चौधरी वहीदुल्ला की उम्र इस वक्त 55 के करीब है। इसकी शादी को लगभग 30 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इनकी औलाद पैदा नहीं हो सकी थी। अभी तक पैदा नहीं हो सकी थी? क्या मतलब? मैंने कता कलामी करते हुए पूछा। ये बात तो मेरे इल्म में थी कि चौधरी वहीदुल्ला बेऔलाद था, लेकिन कांस्टेबल उमरदीन ने अपने बयान में अभी तक के जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इससे मैं चौंक उठा। छठी हिस्स कह रही थी कि उमरदीन कोई सनसनीखेज इंकशाफ करने जा रहा था। मैं वही तो बताने वाला था जनाब, वो मेरी आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में बोला। अभी तक से मेरी मुराद ये थी कि अब चौधरी के बाप बनने के आसार पैदा हो चुके हैं। चौधरी की बीवी फिरदौस बेगम पिछले चंद माह से उम्मीद से है और ये सब कुछ मलंग बाबा के करम से हुआ है। मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने मलंग बाबा के इसी एहसान का जिक्र किया होगा। सुनने में आया है कि चौधरी साहब मलंग बाबा के पास औलाद की दुआ कराने जाया करते थे। वो वजाहत करते हुए बोला, पता नहीं मलंग बाबा ने इशारों में चौधरी को कैसे समझाया कि वो चौधरायन पर खसूसी दम करेगा।
चौधरी ने दरख्वास्त की कि मलंग बाबा हवेली में आकर फिरदौस बेग पर दम कर दें। मलंग बाबा ने अपने सबसे चहीते अकीदतमंद की ये बात मान ली और बाकायदा 3 रोज तक हवेली में आकर चौधराइन पर दम करता रहा, जिसके नतीजे में चौधराइन का पांव भारी हो गया। अब नए साल के पहले महीने में चौधरी वहीदुल्ला बाप बन जाएगा। तुम तो छुपे रुस्तम हो उमरदीन, बल्कि आलमी जासूस हो, जो इतनी अंदर की बातें तुम्हें पता हैं। मैंने तारीफी नजर से उसे देखा, फिर पूछा, मुझे यकीन है कि तुम ये भी जानते होगे मलंग बाबा ने चौधरी वहीद के सामने चौधराइन पर दम किया था या तन्हाई में ले जाकर? दम तो मलंग बाबा ने तन्हाई में ही किया था जनाब, इसने बताया। वो 3 दिन तक एक घंटे के लिए चौधराइन को ले जाकर एक कमरे में बंद हो जाता था। दम से फारिग होने के बाद कमरा खोल दिया जाता था। चौथे रोज मलंग बाबा ने इशारों में चौधरी को बताया कि इसने अपनी तरफ से काम पक्का कर दिया है, जल्द ही चौधराइन उसे खुशखबरी सुनाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। वो लम्हे भर को सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, 1 माह के बाद चौधराइन ने चौधरी वहीद को वाकई खुशखबरी सुना दी। चौधरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप खुद सोचें जनाब, मलंग बाबा ने चौधरी का कितना बड़ा काम किया था। चौधरी इसका जितना भी एहसान माने कम है। मैं तुमसे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा उमरदीन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मलंग बाबा ने चौधरी का नहीं बल्कि चौधराइन का काम किया था, लेकिन तुम मुझे एक बात तो बताओ। कौन सी बात मलिक साहब? वो सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया, उमरदीन, क्या तुम इस वक्त कमरे के अंदर मौजूद थे जब मलंग बाबा चौधराइन पर दम वगैरह कर रहा था? नहीं जनाब, ये भला कैसे हो सकता है? वो उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मलंग बाबा ने तो चौधरी साहब को भी कमरे में आने की इजाजत नहीं दी थी, मैं भला वहां कैसे घुस सकता था? तुमने जितनी तफसील से ये वाकया सुनाया है, इससे तो यही जाहिर होता है कि सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने पेश आया था। तुम्हारी मालूमात का जरिया क्या है उमरदीन? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मुझे ये सारी बातें रजिया ने बताई हैं जनाब, इसने जवाब दिया। रजिया? ये कौन है? बेसाख्ता मेरी जबान से निकला। रजिया मेरी बीवी का नाम है मलिक साहब, लेकिन मेरी उलझन में इजाफा हो गया। तुम्हारी बीवी का इस वाक़े से क्या ताल्लुक? आप तो जानते हैं मलिक साहब, वो कदरे शर्मिंदगी से बोला, ये औरतें हर वाक़े के साथ कोई ना कोई ताल्लुक निकाल ही लेती हैं। मलंग बाबा की मकबूलियत और करामत के बारे में ज्यादातर बातें मुझे रजिया ही ने बताई थीं। करामत यानी चौधराइन के उम्मीद से होने वाला मामला? मैंने टटोलती हुई नजर से उसे देखा। जी हाँ, इसने इस बात में गर्दन हिला दी, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ सका हूँ कि तुम्हारी बीवी रजिया और मलंग बाबा के मामले में क्या रिश्ता नाता है। उमरदीन के इंकशाफ ने मुझे बेचैन कर दिया था। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों ही एक से बढ़कर एक समझदार और ज़हीन हैं। मैं अपनी तीनों बच्चियों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। रज़िया भी इन्हें बहुत चाहती है, लेकिन इसके साथ ही इसके दिल में बेटे की भी ख्वाहिश है। वो तजर्बाकार और बड़ी बूढ़ियों से बेटा पैदा करने के बारे में मुख्तलिफ तरीके और टोटके पूछते रहती है। वो मलंग बाबा के बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुकी है, और जब से चौधराइन के यहाँ औलाद की उम्मीद जागी है, रज़िया का इसरार बढ़ गया है कि हम मलंग बाबा से इस सिलसिले में बात करें। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कता कलामी करते हुए कहा, यानी तुम्हारा मतलब है रज़िया औलाद नरीना पैदा करने के लिए मलंग बाबा का 3 रोज़ा दम कोर्स करना चाहती है? जनाब, इसकी ख्वाहिश तो यही थी। वो गहरी संजीदगी से बोला। तो क्या तुम इस सिलसिले में रज़िया को मलंग के पास लेकर गए थे? नहीं, इसने नफी में गर्दन हिलाई। सच्ची बात तो यह है मलिक साहब कि इस काम के लिए मेरा दिल ही नहीं माना, और अब तो खैर ये मुमकिन ही नहीं रहा। मलंग बाबा इस जहां से किसी और ही जहां में मुंतकिल हो चुके हैं। मुंतकिल हो नहीं चुके उमरदीन, बल्कि इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मलंग बाबा तिबी मौत नहीं मरा, बल्कि उसे कत्ल किया गया है, और अगलब इम्कान इस बात का है कि ये किसी शौहर का कारनामा है। तुम मेरा इशारा समझ रहे हो ना? ये बच्चे देने वाले मलंग बाबा शौहरों की नज़र में बड़े जोर से खटकते हैं। आपका इशारा चौधरी वहीदुल्ला की तरफ तो नहीं? वो तशवीश भरे लहजे में मुस्तफसर हुआ। चौधरी वहीदुल्ला का मामला अभी ज़ेर गौर है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। इसके अलावा भी मैं इन शौहरों को चेक करने का इरादा रखता हूँ जिन्होंने मलंग बाबा से अपनी बीवी का कोई खुफिया इलाज कराया हो।
मलिक साहब, आप पीरों फकीरों और मलंग टाइप लोगों के इतने खिलाफ क्यों हैं? उमरदीन ने गहरी संजीदगी से पूछा। देखो उमरदीन, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, सच्चे पीर फकीर और मलंग वगैरह अल्लाह के दोस्त होते हैं, यानी वलीउल्लाह। मैं औलिया कराम और उलमाए दीन के कभी खिलाफ नहीं रहा, बल्कि दिल से इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया इन्हीं अल्लाह वालों के दम कदम से चल रही है। मैं सिर्फ इन लोगों के खिलाफ हूँ जो बुजुर्गी के लिबादे में किसी और ही मिशन पर होते हैं। मासूम और सादा लोहो लोग ऐसे अय्यारों के हुलिये और वज़ाकता से धोखा खाकर इन्हें कोई पहुंचा हुआ बाबा समझने लगते हैं। वो लोग अपने अकीदतमंदों की इसी कमजोरी से खेलकर अपना उल्लू और बटेर सीधा करते रहते हैं। मेरे तजर्बे में ऐसे दर्जनों केस हैं। मैंने बहुत से डब्बा पीरों को तो कैफिर किरदार तक भी पहुंचाया है। आपके ख्याल में मकतूल मलंग बाबा असली पीर था या कोई ढोंगी? उमरदीन ने दो टोक अंदाज में सवाल किया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, अभी तक मैं मलंग बाबा के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सका। आज सुबह ही तो मेरा इससे बल्कि इसकी लाश से तारुफ हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वाकयात और हालात खुलकर सामने आने लगे हैं। मेरा ख्याल है एक आध रोज में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मैं कोई यकीनी बात कर सकूंगा। हमारे दरमियान मलंग बाबा की जात के हवाले से बातचीत जारी थी कि बारिश रुक गई। पिछले 1-1.5 घंटे से बड़ी कड़ाकेदार बारिश हुई थी। उमरदीन ने सवालिया नजर से मुझे देखा और पूछा, क्या ख्याल है मलिक साहब, मैं खोजी चाचा मुबारक को लाने के लिए रवाना हो जाऊं? नहीं उमरदीन, अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। इस बारिश ने तो सारे का सारा खुरा खूह खाते लगा दिया है। वो ताइदी नजर से मुझे देखता चला गया। मैं रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मलंग बाबा का आखिरी दीदार मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो गया। वो अपने हुलिये और वज़ाकता से मुझे जैसा नजर आया था, इसकी उम्र इस हाल से लगा नहीं खाती थी। चेहरे मोहरे से वो मुझे ज्यादा से ज्यादा 25 साल का लगा था। साईं साधु और मलंग बाबा वगैरह अमूमन इतनी उम्र के देखने में नहीं आते। इसके खदोखाल और रंग से भी यही लगता था कि वो कोई रिवायती साईं बाबा नहीं, बल्कि मखसूस हालात ने उसे ये रंग इख्तियार करने पर मजबूर किया होगा। ऐसे शख्स की अचानक मौत बहुत से संगीन सवालात को जन्म देती है और इन्हीं मुतादिद सवालात में एक संगीन सवाल चौधरी वहीदुल्लाह की जात के हवाले से भी था। इस वक्त मेरा जहन मुतजाद ख्यालात की अमाजगाह बना हुआ था। उमरदीन ने चौधराइन और मलंग बाबा की जिस करामत का जिक्र किया था, इससे मेरे जहन में लातादाद शकूक व शुबहात सर उठाकर खड़े हो गए थे। चौधरी गुज़िश्ता 30 साल से बेऔलाद था और मलंग बाबा ने चौधराइन पर करिश्माती दम करके एक लाजवाल खुशी का सामान पैदा कर दिया था और मलंग बाबा के लिए रात का खाना निहायत पाबंदी के साथ हवेली से जाता था। इन हालात और वाकयात में मलंग बाबा की मौत के हवाले से सीधा शक चौधरी वहीद की तरफ जाता था, लेकिन दूसरी जानिब चौधरी का किरदार इस शक को पलक झपकते में ज़ाहिर करता दिखाई देता था। अगर किसी भी सतह पर मलंग के कत्ल में चौधरी वहीद का हाथ शामिल होता तो वो खामोशी से इसकी लाश दबाने को तरजीह देता। पुलिस इंक्वायरी के चक्कर में पड़ने की हिमाकत न करता। हालात इस अंदाज में उलझ कर रह गए थे कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आने तक हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। मैं इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? मैंने ज़ेरे लब बुड़बड़ाते हुए बिस्तर छोड़ दिया। इस वक्त रात के 10 का अमल होगा। मैंने अपने थाने के अमले से बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रखा था कि इमरजेंसी की सूरत में रात के किसी भी पहर मुझे जगाया जा सकता है। वो मौसम गर्मा की एक हद से ज़्यादा रात थी और मैंने अपने बिस्तर क्वार्टर के सहन में लगा रखा था। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर यह ऐलान कर रही थी कि कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। मैंने तीसरी दस्तक मुकम्मल होने पर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी निगाह फरीद खान के चेहरे से टकराई। फरीद खान शबीना ड्यूटी वाला एक कांस्टेबल था। इन लम्हात में वो खासा संजीदा और मुतफक्किर नजर आ रहा था। मैंने इस्तफसार किया, फरीद खान खैरियत तो है? तुम इस वक्त? मलिक साहब, 2 बंदे आपसे मिलने आए हैं, कांस्टेबल ने जवाब दिया। कौन है वो दोनों? मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। और इस वक्त इन्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? जनाब, इनका ताल्लुक सरकारी अस्पताल से है, फरीद खान ने बताया। वो कोई अहम खबर लेकर आए हैं और फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। अहम खबर और फौरी मुलाकात के मामले ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने आज सुबह कांस्टेबल उमरदीन की निगरानी में मलंग बाबा की लाश पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी अस्पताल भिजवाई थी। फितरी अंदाज में फौरी तौर पर मेरा जहन मलंग बाबा के पोस्टमार्टम की तरफ चला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक लाश और पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट कल दोपहर के बाद मिलने की तवक्को की जा सकती थी। इस वक्त अस्पताल से किसी के मुझसे आकर मिलने का एक ही मतलब था, कोई सनसनीखेज इंकशाफ।
ठीक है, तुम इन्हें मेरे कमरे में बिठाओ। मैंने कांस्टेबल फरीद खान से कहा, मैं भी 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। वो अच्छा जनाब कहते हुए वापस चला गया। मैंने एहतियात के पेश नज़र 3 मिनट के अंदर यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन किया और ठीक 5 मिनट में अपने कमरे में मौजूद था और वो दोनों मेरे रूबरू। रस्मी अलैहिस्सलाम के दौरान ही में मैंने टटोलती हुई नज़रों से इन दोनों के चेहरों का जायजा लिया। वो अंदर बाहर से मुझे घबराए हुए दिखाई दिए। क्या बात है, इस वक्त आप लोगों की आमद का मकसद क्या है? मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। हमें अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने आपके पास भेजा है। इनमें से एक ने गहरी संजीदगी से बताया, आपको इसी वक्त हमारे साथ अस्पताल जाना होगा। मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा और पूछा, आखिर मामला क्या है? इस इमरजेंसी की जरूरत क्यों पेश आ गई? असल मामला तो किसी को पता नहीं थानेदार साहब, इनमें से दूसरे ने कहा। थोड़ी देर पहले एडमिनिस्ट्रेटर साहब और मेडिकल ऑफिसर में खुफिया मीटिंग हुई है, जिसके नतीजे में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हमें आपके पास भेजा है। मेरे अंदर सर उठाने वाले तजस्सुस ने पूछा, क्या ये मामला इस मलंग बाबा से मुतालिक है जिसकी लाश को आज सुबह मैंने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया था? आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन इस सिलसिले में तफसीलात क्या हैं ये कोई नहीं जानता। वो दोनों इतनी बड़ी और पुरस्रार खबर लेकर आए थे कि मेरे तन बदन में एक सनसनी सी फैल गई। मैंने कांस्टेबल फरीद खान को अपने साथ लिया और इसी वक्त अस्पताल से आने वालों के हमरा तांगे पर सवार होकर थाने से रवाना हो गया। ठीक आधे घंटे के बाद मैं अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिको लीगल ऑफिसर के साथ एक कमरे में मौजूद था। इस कमरे में हम तीनों के सिवा और कोई भी नहीं था। रस्मी अलैहिस्सलाम के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझसे कहा, सॉरी मलिक साहब, आपने सुबह जिस मलंग की लाश भेजी थी इसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम नहीं हो सकता? मैं उछल पड़ा, क्या मतलब है आपका? मेडिको लीगल ऑफिसर वजाहत करते हुए बोला, थानेदार साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं पोस्टमार्टम सिर्फ डेड बॉडी का किया जाता है। तो मेरी हैरत दो चंद हो गई। जनाब, इस मलंग बाबा की मौत वाकई नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, इसके माहिराना मुआयने से पता चला है कि वो जहरीली खुराक के जेर असर गहरी बेहोशी में चला गया था। इसके जिस्म को देखकर बज़ाहिर ऐसा ही लगता था कि वो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा, लेकिन हकीकत ये है कि वो जिंदा है। मैं हक्का बक्का बारी बारी इन दोनों के चेहरे देखने लगा। मेडिको लीगल ऑफिसर तफसीलात से आगाह करते हुए बोला, हमारे पास जो डेड बॉडीज लाई जाती हैं इनका पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले हम चंद एक हसास नौइयत के टेस्ट करते हैं, जिसके नतीजे में ये बात यकीनी हो जाती है कि वो शख्स 101% जिंदों में शुमार किए जाने के काबिल नहीं। ऐसे ही एक टेस्ट से पता चला कि मलंग बाबा में जिंदगी की रमक बाकी है। ये एक हैरत अंगेज इंकशाफ था। इस इंकशाफ के बाद मैंने पोस्टमार्टम के अमल को शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया और मुताल्लिका अमले को फौरी हिदायत की वो मलंग बाबा को गहरी बेहोशी से आलम होश में लाने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दें। इन कोशिशों का कोई मुस्बत नतीजा बरामद हुआ? मेडिको लीगल ऑफिसर के खामोश होते ही मैंने सरसराती हुई आवाज में सवाल किया। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ, हमने मलंग बाबा के मैदे को जहरीली खुराक से पाक कर दिया है। इस जहर ने खून में शामिल होकर जो कारनामे दिखाए हैं इनके तासरात को जायल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मलंग बाबा खतरे के जून से तो बाहर निकल आया है, मगर हवास में अभी नहीं आ सका। वो गहरी नींद में है। उम्मीद है कल सुबह या फिर दोपहर तक वो मुकम्मल होश व हवास में आ जाएगा। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसकी बेहोशी और गहरी नींद में इन अद्विया का भी हाथ है जो जहर के तरियाक के तौर पर मलंग बाबा के जिस्म में इंजेक्ट की गई हैं। क्या मैं अभी मलंग बाबा को देख सकता हूँ? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। क्यों नहीं मलिक साहब, एडमिनिस्ट्रेटर तावन आमेज लहजे में जल्दी से बोला, मलंग बाबा आपका केस है, आपको मुलाकात से रोका तो नहीं जा सकता ना? वैसे वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए बोला, क्या आपको मलंग बाबा के जिंदा बच जाने की खुशी नहीं हुई? ये भी भला कोई पूछने की बात है जनाब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मलंग बाबा के जिंदा बच जाने से तो ये केस हल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है? कोई खास नहीं, मैंने गोलमोल जवाब दिया। आखिर आप पुलिस वाले हैं ना? एडमिनिस्ट्रेटर मेरी आंखों में देखते हुए शिकायती लहजे में बोला। क्या मतलब? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। मतलब ये कि वो वजाहत करते हुए बोला, हमसे एक एक बात कुरेद कुरेद कर पूछ लेंगे और जब हम आपकी तफ्तीश से मुतालिक कोई सवाल करें तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब मिलता है कि नहीं?
ایسی کوئی بات نہیں جناب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ملنگ بابا کی زہر خورانی کے سلسلے میں ابھی تک میں کوئی سراغ یا سرا تلاش نہیں کر سکا۔ آپ بادشاہ ہیں ملک صاحب، جیسی آپ کی مرضی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ آئیں میں آپ کو ملنگ بابا کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے بحث کا کوئی نیا در کھلنے کی بجائے خاموشی اختیار کی اور ان دونوں اصحاب کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ملنگ بابا کو انڈر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ رکھا گیا تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر چیت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند اور بدن ساکت تھا۔ ایک بازو کی نس میں گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دوسرے میڈیکل آلات اور نلکیاں بھی اس کے جسم پر نظر آتی تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر زندگی کے آثار تو نظر آتے تھے، تاہم وہ بات چیت اور استفسار کی منازل سے سینکڑوں میل دور تھا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی تو وہ بڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ خوشی اور اطمینان کی بات یہ تھی کہ ملنگ بابا زندہ تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان سے سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں لگ بھگ 15 منٹ تک بے ہوش پڑے ملنگ بابا کو تنقیدی نظر سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کا دعویٰ تھا کہ کل صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک وہ ہوش میں آ جائے گا، لہذا اس کے ہوش میں آنے تک کا انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس صورتحال کی روشنی میں ملنگ بابا کا بیان کل سے پہر تک متوقع تھا۔ میں اس کا بیان لے لیتا تو پھر تفتیش کا کوئی رخ متعین کیا جا سکتا تھا۔ اندھیرے میں خامخواہ ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکو لیگل آفیسر کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر ایڈمنسٹریٹر کے کمرے میں آ بیٹھا۔ ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے باری باری ان دونوں کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پھر گمبھیر انداز میں کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملنگ بابا زہر خورانی کے باوجود زندہ سلامت ہے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ درخواست نہیں جناب، آپ حکم کریں، ایڈمنسٹریٹر بڑے رسان سے بولا۔ ہم تو ہر وقت قانون سے تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں، جیسا کہ اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ملنگ بابا کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارنے کی سنگین کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو ملنگ کی خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی کارکردگی ہے کہ وہ زندہ بچ گیا۔ جس کسی نے بھی ملنگ کو زہر دیا ہے وہ اس کا خطرناک دشمن ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کل دوپہر تک، یعنی جب تک ملنگ حلفیہ بیان دینے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کے زندہ بچ جانے کے بارے میں اس کے دشمن کو کوئی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس خیال سے مطمئن رہے گا کہ ملنگ کا قصہ پاک ہو چکا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹر نے سوال کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ قاتل اپنے کارنامے پر خوش اور پرسکون رہے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ ملنگ بابا پر اس کا وار خالی گیا ہے تو راز کھل جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ ملنگ بابا کی جان لینے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس مرتبہ وہ اپنی اس خطرناک کوشش میں کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسپتال کے اندر ملنگ بابا کڑی نگرانی میں ہے ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اس کا دشمن یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اسپتال کے عملے کو چوکس کر دیتا ہوں، آپ اسپتال کی طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ مجھے آپ کے اسپتال اور یہاں کے حفاظتی انتظامات پر پورا بھروسہ ہے جناب، میں نے ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ فرض کریں اگر ملنگ بابا کا قاتل کوئی بارسوخ اور طاقتور انسان ہے تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ملنگ کسی نوعیت کا کوئی بیان دینے کی پوزیشن میں آئے۔ وہ ملنگ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی اور خطرناک حربہ بھی آزما سکتا ہے۔ ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میڈیکو لیگل آفیسر نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ احتیاط اور رازداری اس معاملے میں نہایت ہی مفید ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ ملنگ کو قتل کرنے میں کسی طاقتور شخصیت کا ہاتھ ہو؟ جب تک کوئی کیس حل نہیں ہو جاتا ہر بات کے امکانات بہرحال موجود رہتے ہیں، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کے جواب میں ہاں میں دوں گا۔ آپ کو کس بااختیار شخص پر شک ہے؟ ایڈمنسٹریٹر کے لہجے میں تشویش شامل ہو گئی۔ میں ابھی تک اس سلسلے میں اپنے ذہن کو کلیئر نہیں کر پایا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جیسے ہی میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کے خیال میں ملنگ کے حوالے سے ہمیں کس نوعیت کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے؟ جب میں ان لوگوں کو کسی طاقتور شخصیت کے اس معاملے میں ملوث ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف چودھری وحید اللہ کا نام تھا۔ اگرچہ چودھری نے اپنے کردار اور رویے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ملنگ کا سچا خیرخواہ ہے، ملنگ کے قتل کی کوشش میں اس کا ہاتھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
ताहम तफ्तीश का एक बुनियादी असूल ये है कि कभी किसी सूरत हाल से मुतमईन ना हूं। शक की आदत जल्द या बदेर बहुत सारे सरबस्ता राजों को खोल कर रख देती है। लिहाजा मैं चौधरी की जात को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एडमिनिस्ट्रेटर के सवाल के जवाब में मैंने कहा, अव्वल तो ये खबर अस्पताल की चार दीवारी के अंदर कैद रहना चाहिए कि मलंग बाबा मौत के जबरों से निकलकर जिंदगी की गोद में आ चुका है। दौम, इसकी बहाली सेहत की कोशिश की तरफ से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होना चाहिए। सोम, अगर किसी भी तरह मलंग के जिंदा बच जाने की खबर अस्पताल से बाहर चली जाती है और कोई शख्स इसको देखने और इसकी खैर और आफियत मालूम करने के लिए अस्पताल का रुख करता है तो किसी भी कीमत पर ऐसे शख्स को मलंग बाबा तक नहीं पहुंचने देना। मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं कल किसी वक्त चक्कर लगाऊंगा। उम्मीद है इस वक्त तक मलंग बाबा को होश आ चुका होगा, फिर मैं इसका तफसीली बयान कलमबंद कर लूंगा। ठीक है मलिक साहब, एडमिनिस्ट्रेटर ने गहरी संजीदगी से कहा, हम आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं बेफिक्र होकर उठा और बारी बारी इनसे मुसाफा करने के बाद अस्पताल से निकल आया। जब मैं और कांस्टेबल फरीद खान अस्पताल के गेट से बाहर निकल रहे थे तो इसी वक्त गेट के सामने एक सजा सजाया तांगा आकर रुका। तांगे की अगली निशस्त पर मैं चौधरी वहीदुल्लाह को देखकर हैरान रह गया। चौधरी, और वो भी रात के 11 बजे अस्पताल में। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही ख्याल आया कि कहीं चौधरी की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। मेरी मालूमात के मुताबिक वो दिल का मरीज था, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने ख्याल की तरदीद करना पड़ी। वो बीमार नहीं बल्कि अच्छा खासा लग रहा था। इसने भी मुझे देख लिया था। वो बड़े चाक व चौबंद अंदाज में तांगे से उतरा और मेरी जानब कदम बढ़ाने लगा। कोचवान के अलावा एक और बॉडीगार्ड टाइप बशकरा भी चौधरी के साथ आया था। वो चौधरी की तकलीद में इसके पीछे चल रहा था। रूबरू पहुंचकर हम दोनों ने हैरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर सवाल में पहल मैंने की, चौधरी साहब खैरियत तो है? आप आधी रात को अस्पताल में? सच्ची बात तो ये कि मौजूदा सूरत हाल में मेरे जहन में फौरी तौर पर यही शक उभरा था कि किसी तरह चौधरी को मलंग के जिंदा बच जाने की इतला मिल गई है और वो इसकी खबर लेने दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा है। लेकिन इसके जवाब ने एक नई सिचुएशन पैदा कर दी। मैं आपसे थाने मिलने गया था, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि अस्पताल से 2 बंदे आपको किसी इमरजेंसी में बुलाने आए थे। मेरे दिल ने गवाही दी कि इधर कोई गड़बड़ हो गई है। अस्पताल में सब खैरियत तो है ना? इसके इस्तफसार में बड़ी कुरेद थी। मैं पूछे बिना ना रह सका, आपके ख्याल में यहाँ अस्पताल में किस किस्म की गड़बड़ हो सकती है? सवाल करने के दौरान में मैं मुसलसल चौधरी की आंखों में देख रहा था। वो लुकनतज़ा अंदाज में बोला, मम्म, मेरा मतलब है आप अगर इतनी रात को यहाँ आए हैं तो कोई खास बात ही होगी ना? खास बात और गड़बड़ में बहुत फर्क होता है चौधरी साहब। मैंने बदसूर इसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मुझे तो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मलंग बाबा के पोस्टमार्टम के हवाले से एक अहम मशवरा करने के लिए यहाँ बुलाया था। क्या हुआ? पोस्टमार्टम के सिलसिले में कैसा मशवरा करना था? वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखते हुए बोला। इसका अंदाज लम्हा बलम्हा मेरे शक में इजाफा कर रहा था। मैंने उसे चक्कर देने के लिए एक फर्जी और गैर मुतालिक बात कह दी। ये आइडिया फौरी तौर पर मेरे जहन में आया था। चौधरी साहब, बात दरअसल ये है कि मेडिको लीगल ऑफिसर को पता चल गया है कि मलंग बाबा के मैदे में जो जहर पहुंचा है वो किसी मीठे खाने के जरिए दिया गया है। मैंने लम्हे भर के लिए रुककर इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया और वहां मुझे एक तूफान सा उमड़ता दिखाई दिया जो इसके अंदरूनी जज्बात और हीजान की अक्कासी करता था। अपनी बात मुकम्मल करते हुए मैंने इससे पूछ लिया, अब आप फरमाएं कि आधी रात को मुझसे मिलने के लिए थाने क्यों गए थे, जबकि आप दिल के मरीज भी हैं? मैं तवक्को कर रहा था कि वह इस सिलसिले में कोई लंगड़ी तावील पेश करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब इसने मेरे सवाल को सुना अनसुना करते हुए इज़तरारी अंदाज में कहा, इसका मतलब है रमजू का शक बिल्कुल दुरुस्त है? रमजू का शक? मैं उलझन ज़दा नजर से चौधरी को देखने लगा। नहीं, मैं जिस मकसद से यहाँ आया था वो पूरा हो चुका, मैंने जुमानी अंदाज में कहा। फिर पूछा, आपको कोई काम है यहाँ? बिल्कुल नहीं। इसने पूरी कतियत से नफी में गर्दन हिलाई। मुझे तो सिर्फ आपसे काम है जनाब, आप ही को ढूंढता हुआ मैं थाने से यहाँ पहुंचा हूँ। वो लम्हे भर को सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर तांगे की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, आप आए मेरे साथ, हमें फौरन सूरत नगर पहुंचना है। मेरा ख्याल है मैंने मलंग बाबा के कातिल का सुराग लगा लिया है।
चौधरी वहीदुल्ला को अभी तक ये मालूम नहीं था कि मलंग बाबा मौत के जबड़ों में से जिंदा सलामत निकल आया है, इसीलिए वो इसके कातिल का तज़किरा कर रहा था। ताहम पिछले 5 मिनट में इसने जो बेरब्त गुफ्तगू की वो पे दर पे संगीन इंकशाफात की हैसियत रखती थी। मैं इसके साथ चलते हुए तांगे पर सवार हो गया। हम दोनों तांगे की अगली निशस्त पर बैठे, जबकि कांस्टेबल फरीद खान चौधरी के बॉडीगार्ड के साथ अकबी निशस्त पर मौजूद था। कोचवान ने जैसे ही तांगे को हरकत दी, मैं चौधरी की तरफ मुतवज्जा हो गया। चौधरी साहब, अभी अभी आपने जो सनसनीखेज बातें की हैं वो मेरी अकल में ठीक तरह से बैठ नहीं सकी हैं। मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछना शुरू किया, रमजू का कौन सा शक दुरुस्त निकला है और आपने मलंग बाबा के कातिल की हैसियत से किस शख्स का सुराग लगाया है? वैसे एक बात थी कि चौधरी ने मुझसे मिलने के बाद अस्पताल का रुख ना करके ये बात तो साबित कर दी थी कि वो मलंग बाबा के जिंदा बच जाने के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर वो मलंग बाबा की वजह से अस्पताल आया होता तो उसे देखे बगैर वो वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जिससे ये अमर भी पाया सबूत को पहुंच जाता था कि मलंग बाबा को जहर खुरानी में वो किसी भी हवाले से और किसी भी सतह पर मुलविस नहीं था। अब इस वाक़े के बाद इसकी तरफ से मेरा दिल और जहन बिल्कुल साफ हो गया था। मलिक साहब, वो मुझसे मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से बोला, रमजू ने मुझे बताया है कि नसीबा बीबी पिछले 3-4 दिन से मलंग बाबा के लिए मीठा बनाकर ले जाती रही है, और वो भी रात के खाने के बाद। नसीबा बीबी? मैंने चौंके हुए लहजे में कहा, ये नसीबा कौन है? ये इधर ही सूरत नगर में अपने भाई के साथ रहती है, चौधरी ने बताया। इसका भाई गफूर अहमद सूरत नगर में कपड़े और जूते की दुकान करता है। नसीबा पहले जिला झंग के एक गांव जमालपुर में रहती थी। वो 2-3 साल से इधर सूरत नगर में आई हुई है। इसका दुनिया में और कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है। मैं 1 मिनट चौधरी साहब, मैंने एक मर्तबा फिर कता कलामी की। नसीबा के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले आप ये बताएं कि रमजू ने आपको कब बताया कि नसीबा पिछले 3-4 दिन से मलंग बाबा को मीठा खाना पहुंचाती रही है, और वो भी रात के खाने के बाद? मेरी मालूमात के मुताबिक चौधरी वहीदुल्ला का वफादार मुलाजिम रमजान उर्फ रमजू आज अलग सुबह अमीनाबाद चला गया था और इसकी वापसी कल दोपहर तक होने वाली थी। चौधरी ने मुझे ये भी बताया था कि मलंग बाबा को पेश आने वाले हादसे की खबर रमजू के जाने के बाद मंजर आम पर आई थी। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि रमजू ने नसीबा के हवाले से जो बात की थी वो चौधरी को पहले से पता थी। वो आज सुबह मुझे बताना भूल गया था, या फिर दानिस्ता उसने ये मामला मुझसे छुपाया था। वैसे ताज़ा तरीन सूरत हाल के पेश नज़र ज्यादा इम्कान इस बात का था कि वो मुझे बताना भूल गया होगा। चौधरी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलिक साहब, ये बात रमजू ने थोड़ी देर पहले ही मुझे बताई है। थोड़ी देर पहले मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन चौधरी साहब, रमजू तो आज सुबह सवेरे अमीनाबाद आपकी छोटी हमशीरा जुबैदा बेगम के पास नहीं चला गया था। आपने बताया था कि वो कल दोपहर में वापस आएगा। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया था। इसने इस बात में गर्दन हिलाई और मेरी उलझन दूर करते हुए बोला, आना तो इसको कल ही था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक ऐसा जरूरी काम याद आ गया जिसका ताल्लुक सूरत नगर से है, लिहाजा उसे रात ही में वापस आना पड़ा। वो सांस हमवार करने के लिए लम्हे भर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, जब वो यहाँ पहुंचा तो मैंने उसे फौरन हवेली में बुला लिया। मलंग बाबा की अफसोसनाक मौत का जिक्र हुआ तो इसी वक्त रमजू ने नसीबा बीबी और इसके मीठे खाने के बारे में बताया। रमजू ने खुद इसे अपनी आंखों से मलंग बाबा तक खाना पहुंचाते हुए देखा था, और अब आप भी बता रहे हैं कि डॉक्टर के मुताबिक मलंग बाबा के मैदे में उतरने वाला जहर मीठे खाने के जरिए पहुंचा था। मैं तो कहता हूं जनाब, आप इस नसीबा बीबी को गिरफ्तार करके कड़ी तफ्तीश से गुजारें, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। जरा पता तो चले वो मीठे मीठे खाने लेकर मलंग बाबा के पास क्यों जाती थी। वो एक बार फिर रुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अब इसका सीना कंट्रोल में आया तो इसने गंभीर अंदाज में बात मुकम्मल कर दी, मलिक साहब, मुझे रमजू की ज़बानी जैसे ही इस हकीकत का पता चला, मैं तांगा पकड़कर सीधा आपके पास पहुंच गया। मैंने मलंग बाबा के मामले में अपनी सेहत और बीमारी का भी ख्याल नहीं किया। आप थाने में नहीं मिले तो मैं अस्पताल तक दौड़ा चला आया। हालांकि अगर मैं चाहता तो ये बात आपको सुबह भी बताई जा सकती थी, लेकिन नहीं जनाब। इसने नफी में गर्दन हिलाई, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं ये चाहता हूं कि मलंग बाबा का कातिल जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाए और आप इसको कैफिर किरदार तक पहुंचा दें। इंशाअल्लाह चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द जरूर पूरी होगी। और इसके साथ ही
मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए थोड़ा वक्फा दिया और फिर कहा, इसके साथ ही आपके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। खुशखबरी? वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, कैसी खुशखबरी मलिक साहब? मैंने चौधरी वहीदुल्लाह को मलंग बाबा के जिंदा बच जाने के बारे में बताने का फैसला कर लिया था, ताहम इसका दिमाग पढ़ने के लिए मैंने जवाब के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें चौधरी साहब, मेरा इशारा किस खुशखबरी की जानिब है। मलिक साहब इस वक्त जो हालात हैं, वो मतामलाना अंदाज में बोला, इनमें तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि आप जल्द अज जल्द मलंग बाबा के कातिल को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक अदालत से उसे करार वाकई सजा दिलवाएं। ये तो कुछ भी नहीं है चौधरी साहब, मैंने सस्पेंस को बरकरार रखते हुए कहा। इससे भी बड़ी खुशखबरी? इससे भी बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है जनाब? वो हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासरात के साथ बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता दूं? मैंने मानीखेज अंदाज में कहा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ बता दें, मलंग बाबा जिंदा हैं। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, कका क्या? बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। जरा संभल कर चौधरी साहब, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, आप दिल के मरीज हैं। मैंने इस खुशखबरी को चौधरी तक पहुंचाने के लिए दानिस्ता गुफ्तगू को मरहलावार तवील किया था, ताकि चौधरी को अचानक कोई शाक ना लगे। मैं नहीं चाहता था कि आधी रात को तांगे में सफर करते हुए शादी मर्ग ऐसी कैफियत पैदा हो जाए, और मैं अपनी इस कोशिश में 101% कामयाब रहा था। चौधरी वहीद मलंग बाबा के जिंदा होने का सुनकर उछला जरूर था, ताहम इसके दिल को कोई खतरनाक धचका नहीं लगा था। सरसराती हुई आवाज में इसने मुझसे पूछा, मलिक साहब कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, मैंने ठोस लहजे में कहा, ये एक अटल हकीकत है। मैं अभी अस्पताल में जिंदा मलंग बाबा को देखकर आ रहा हूँ। फिर मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में चौधरी को अपनी और अस्पताल वालों की कारकर्दगी के बारे में बताया। यह तफसील सुनने के बाद वो मचल उठा, मलिक साहब मैं अभी और इसी वक्त अस्पताल जाकर मलंग बाबा को देखना चाहता हूँ। इस काम के लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने निहायत ही संजीदगी से कहा। वो क्यों? वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। वो इसलिए कि मैंने वजाहत करते हुए बताया, मलंग बाबा के मैदे को जहरीले असरात से पाक करके इसकी जान तो बचा ली गई है, लेकिन अभी वो गहरी बेहोशी में है। डॉक्टर बड़ी तवज्जो और एहतियात से इसका इलाज कर रहे हैं। किसी को इससे मिलने की इजाजत नहीं। मुझे भी इसीलिए बुलाया गया था कि ये एक पुलिस केस है। आप कल सुबह या ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक इंतजार कर लें तो ये आपके साथ साथ मलंग बाबा के हक में भी बेहतर होगा। मेरी बात इसकी समझ में आ गई और वह अस्पताल जाकर मलंग बाबा को देखने की जिद से बाद आ गया। फिर तारों भरे आसमान की तरफ देखते हुए तशक्कुराना अंदाज में बोला, ऐ मालिक तेरा लाख एहसान और करोड़ करोड़ शुक्र है कि तूने मेरे मलंग बाबा को जिंदा सलामत रखा। इधर चौधरी की बात खत्म हुई, उधर आसमान ने रोना शुरू कर दिया। ये भादों का मखसूस अंदाज है कि वो धूप भरे दिन और तारों से सजी रात को भी खातिर में नहीं लाता। रात का 1 बजा था। घंटा भर बरसने के बाद बारिश थम चुकी थी। मैं चंद मिनट पहले ही थाने पहुंचा था और मैं अकेला वापस नहीं आया था। मेरे साथ कांस्टेबल फरीद खान के अलावा नसीबा बीबी, उसका भाई गफूर अहमद और चौधरी का वफादार मुलाजिम रमजान उर्फ रमदू भी था। चौधरी वहीदुल्लाह को हमने इसकी हवेली वाक़ सूरत नगर पहुंचाने के बाद थाने का रुख किया था। दरअसल सूरत नगर मेरे थाने की जनूबी सिमत में और सरकारी अस्पताल बिल्कुल शिमाली जानिब वाक़ था। अस्पताल से हम सीधे सूरत नगर गए थे। चौधरी को हवेली पहुंचाने के बाद मैंने रमदू की रहनुमाई में गफूर अहमद के घर पर छापा मारा और गफूर अहमद और उसकी बहन नसीमा को उठा लिया था। रमदू को मैंने इसलिए साथ रखा था कि इसकी मौजूदगी में मैं नसीबा से पूछगछ कर सकूं। रमदू इस अमर का चहमदीद गवाह था कि नसीबा रात में चुपके मलंग बाबा को सुई डिश पहुंचाया करती थी। गफूर अहमद की उम्र लगभग 55 साल रही होगी। वो शक्ल और बातचीत से एक सीधा साधा और माकूल इंसान नजर आता था। वो रात गए खुद को और अपनी बहन को यूं थाने लाए जाने पर खासा बरहम दिखाई देता था। मैं दरअसल सिर्फ नसीबा को अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन गफूर भी चला आया था। मैंने नसीबा से पूछ शुरू करने से पहले गफूर से कहा, चाचा तुम जरा बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें अंदर बुलाता हूँ। थानेदार साहब पता नहीं आपको मेरी बहन पर किस किस्म का शक हो गया है। वो झुंझलाहट आमीज अंदाज में बोला, आप यकीन करें इस बेचारी ने कोई जुर्म नहीं किया। ये तो खुद बड़े दुखों की मारी है, मेरे पास पड़ी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रही है। अगर ये मलंग बाबा को खाना वगैरह खिलाती रही है तो इसमें खराबी की क्या बात है। गांव के अक्सर लोग मलंग जी के लिए कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं। जब मैं नसीबा और गफूर को अपने साथ लेकर आ रहा था
तो वहां के घर में स्वीट डिश के हवाले से बात हुई थी। गफूर भी इस खाने का हवाला दे रहा था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए निहायत ही नरमी से कहा, देखो चाचा, मलंग बाबा जहरीला खाना खाने से हलाक हुआ है, लिहाजा मुझे तो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करना है। कल सुबह से शाम बल्कि रात तक जिन जिन लोगों ने भी मलंग बाबा को खाने पीने की कोई शय दी है, मैं इनसे जरूर पूछ गुछ करूंगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, अगर तुम्हारी बहन ने कुछ नहीं किया तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बेफिक्र होकर बरामदे में बैठो। वो बादल नखवास्ता मेरे कमरे से निकल गया। मैं नसीबा की जाने मुतवज्जा हो गया और इसकी आंखों में देखते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, शराफत से सच बोलने का इरादा है या मुझे सख्ती पर मजबूर करोगी? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो घबराए हुए लहजे में बोली, थानेदार जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दें, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जब तुमने कुछ नहीं किया तो फिर माफी किस चीज के लिए मांग रही हो? मैंने टटोलती हुई नजर से उसे देखा। और ये तुम्हारा रंग क्यों उड़ा उड़ा सा है? हैं? नसीमा बीबी की उम्र 50 के आसपास रही होगी। वो एक आम सी शक्ल की मालिक एक घरेलू औरत थी। जब से मैं इससे मिला था, मैंने इसके रवैये और अंदाज में एक अजीब सा खिंचाव और एक नामालूम सी हिचकिचाहट और शक में मुब्तला कर देने वाला गुरेज नोट किया था। ये तमाम तर कैफियत मुझे इसके बारे में संजीदगी से गौर करने की दावत देती थी। मेरे इस्तफसार के जवाब में इसने कहा, जनाब, आप यकीन करें, मलंग बाबा के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। क्या तुम कल रात में मलंग बाबा के लिए खाने की कोई मीठी शय लेकर पीपल के दरख्त तक गई थी? मैंने पूछा। वो हिचकिचाहट आमेज नजर से कभी मुझे और कभी रमजू को देखने लगी। मैंने जल्दी से कहा, यह रमजू इस बात का गवाह है कि तुम वहां गई थी। इसने तुम्हें अपनी आंखों से मलंग बाबा को खाने के बर्तन देते हुए देखा था, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। जी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए धीमे अंदाज में बोली, मैं वहां गई थी। क्या लेकर? मैंने उसे घूरना जारी रखा। बताओ, तुम वहां क्या लेकर गई थी? खीर थी मेरे पास। वो न जाए मांदन न पाए रफ्तन ऐसी कैफियत में नजर आती थी। मलंग बाबा को खीर बहुत पसंद थी। बर्तन में खीर थी और खीर में जहर। मैंने जहर खंद लहजे में कहा, है ना? नहीं। इसने नफी में गर्दन हिलाई और सरासीमा नजर से मुझे देखते हुए बोली, ममम, मैंने मलंग बाबा को जहर नहीं दिया। इसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। आप चाहें तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, इसकी मौत में मैंने इसी के कहे हुए अल्फाज को तंजिया अंदाज में दोहराया, यानी मलंग बाबा के लिए तुम्हारे दिल और जबान में इतना एहतराम भी नहीं कि इनकी मौत में कह सको। और हाँ, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, नसीबा बीबी, ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो कि कानून के सामने छोटी बड़ी कस्में खाने से काम नहीं चलता। यहाँ हर मामले को अपने अमल से और ठोस सबूत के साथ साबित करना पड़ता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? इसने कोई जवाब नहीं दिया। खौफजदा नजर से मुझे देखती चली गई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मलंग के पोस्टमार्टम से पता चला है कि इसे किसी मीठे खाने में जहर मिलाकर खिलाया गया है। सच सच बता दो, हकीकत क्या है? तुम औरत जात हो, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो। तुम पुलिस की कड़ी तफ्तीश के सामने टिक नहीं सकोगी। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मुजरिम की जबान खुलवाने के लिए हम क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। अगर तुम अपनी बचत चाहती हो तो कानून के साथ ताउन करो। अगर मेरे साथ भरपूर ताउन करोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें खास रियायत दिलवाऊंगा। बसूरत दीगर तुम सीधी जेल जाओगी और ये भी हो सकता है कि अदालत तुम्हें फांसी की सजा सुना दे। मेरी इस नफसियाती धमकी का इस पर खातिर खा असर हुआ। वो अचानक फट पड़ी, मगर बांदाज़े दगर। इसने मेरी मिन्नत खुशामद की और ना ही कोई रियायत हासिल करने के लिए कोई इल्तजा। एहतिजाजी लहजे में इसने कहा, थानेदार साहब, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं कि अदालत इस जुर्म पर मुझे क्या सजा सुनाती है। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो कुछ किया वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वो ढोंगी मलंग इसी सलूक बल्कि इससे भी बुरे सलूक का मुस्तहिक था। मैंने तो इसे मौत के घाट उतार कर दुखों से निजात दिलाई है। ये गोया नसीबा के जुर्म का इकरार था। मैंने फिलहाल उसे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि इस बदबख्त ने जिसे मौत के मुंह में धकेला था वो जिंदा सलामत था। मुझे इस स्टोरी से बड़ी दिलचस्पी थी जिसकी रूह से नसीबा ने खतरनाक कोशिश की थी, और ये दिलचस्प स्टोरी मैं नसीबा की ज़बान से सुनना चाहता था। मैंने रमज़ान उर्फ रमज़ू से कहा, तुम अपने गांव वापस जा सकते हो, अब यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं। चौधरी साहब से कहना कि काम हो गया है, बाकी बातें कल दिन में होंगी। मैंने लफ्ज़ काम पर खसूसी जोर दिया था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि नसीबा ने इकबाल जुर्म कर लिया है। इसने मुझे सलाम किया और कमरे से निकल गया। बाहर इसका तांगा मौजूद था, लिहाजा रात की इख्तितामी घड़ियों में रमजू को थाने से सूरत नगर तक सफ़र करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं था। इसके बाद मैंने नसीबा के भाई गफूर अहमद को अपने कमरे में बुला लिया
ताकि बाकी की पूछ-गुछ इसके सामने ही हो। एक मर्तबा फिर मैं नसीबा की तरफ मुतवज्जा हुआ और इसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में पूछा, तुम इस बात का इकरार करती हो कि मलंग बाबा को जहरीली खीर खिलाकर तुमने मौत के घाट उतारा है? हाँ, मैं इकरार करती हूँ, वो बड़ी बहादुरी से बोली। गफूर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और सरसराती हुई आवाज में बोला, नसीबा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने गफूर को इस मकसद से कमरे के अंदर बुला लिया था कि वो भी अपने बहन के कारनामे से वाकिफ हो जाए। भाई गफूर, ये सच है कि मलंग बाबा को मैंने ही कत्ल किया है, नसीबा ने अटल लहजे में कहा। लेकिन इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गफूर हक्का बक्का रह गया था। गफूर, मैंने तंबीही लहजे में उसे पुकारा, थानेदार तुम हो या मैं? जी, अब मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, वो फौरन बर्दारी से बोला। चुप इख्तियार करना ही तुम्हारे लिए मुफीद है गफूर, मैंने डराने वाले अंदाज में कहा, वरना शरीक जुर्म ठहराकर मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगा। वो सहमी हुई नजर से मुझे देखने लगा। मैंने दोबारा नसीबा की तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछा, तुमने मलंग बाबा को क्यों कत्ल किया? वो मरदूद इसी लायक था, वो नफरत आमीद लहजे में बोली। मैंने सवाल किया, मलंग ने तुम्हें ऐसा कौन सा नुकसान पहुंचाया था जो तुम इसकी जान की दुश्मन बन गई? नुकसान? वो तलखी से बोली, कोई एक नुकसान हो तो बताऊं। इस मनहूस ने तो मेरी जिंदगी उजाड़ कर रख दी थी। गफूर बेयकीनी से अपनी बहन को देखता चला गया। मैंने नसीबा से पूछा, तफसील सुनाओ, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। जनाब, ये बड़ी लंबी कहानी है, वो भाई की तरफ से निगाह चुराते हुए बोली। मैं लंबी चौड़ी कहानियां सुनने का आदी हूँ नसीबा, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुम गफूर की वजह से कुछ कहने में हिचकिचा रही हो तो मैं इसे बाहर भेज देता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई गफूर के सामने कोई हिचकिचाहट या शर्मिंदगी महसूस हो। तो फिर शुरू हो जाओ, मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैंने कहा और वो शुरू हो गई। ये कोई 4 साल पहले की बात है, जब नसीबा लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के गांव सूरत नगर में आकर आबाद नहीं हुई थी। वो अपने घर अपने गांव में रहती थी। उसका गांव जमालपुर जिला झंग में वाक़ था। वो अपनी अकलौती बेटी फरत के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी कि एक रोज सब कुछ बदल कर रह गया। नसीबा को पता चला कि फरहत को गांव के गबरू से मोहब्बत हो गई है। शकील नामी वो लड़का भी फरहत को बेपनाह चाहता था। जल्द ही इन दोनों की मोहब्बत के चर्चे पूरे जमालपुर में फैल गए। शकील बड़ा समझदार और लायक लड़का था, लिहाजा नसीबा को भी फरहत की मोहब्बत पर कोई इतराज न हुआ। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि इसकी बेटी को सुलझा हुआ शोहर मिले। नसीबा भी यही चाहती थी कि शकील और फरहत की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। दोनों घरों की जानिब से रिश्ते की बात खासी आगे बढ़ी, लेकिन बाकायदा मंगनी से पहले एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ और ये तूफान जमील की वजह से आया था। जमील भी जमालपुर ही का रहने वाला था और शकील का गहरा दोस्त भी था। दोनों में इतनी मजबूत यारी थी कि लोग इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। गांव का बच्चा बच्चा मानता था कि दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए, लेकिन शकील और जमील के ताल्लुकात में फर्क नहीं आ सकता। और तूफान ये उठा था कि इन दोनों के बीच फरहत एक आजमाइश की सूरत इख्तियार कर गई थी। अचानक जमील को भी फरहत से अफलातूनी मोहब्बत हो गई थी। शकील ने जमील को हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। इसकी बस एक ही जिद थी कि हर कीमत पर उसे फरहत चाहिए। और दिलचस्प बात यह थी कि फरहत जमील को बिल्कुल नापसंद करती थी। मतलब ये कि जमील उसे शकील के दोस्त की हैसियत से तो कबूल था, लेकिन वो इससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी। इसकी मोहब्बत का मरकज़ व महवर सिर्फ और सिर्फ शकील ही था। फरहत की शकील के लिए दीवानगी को देखकर जमील को बहुत गुस्सा आता था। एक रोज इसने शिकायत भरे अंदाज में कहा, यार शकील, तुम दोस्ती की खातिर मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? यार जमील, मैं तो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। शकील ने गहरी संजीदगी से कहा, तुम कौन से छोटे काम की बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जान की नहीं, तुम्हारी महबूबा की जान की जरूरत है। जमील ने इसकी आंखों में देखते हुए खुदगर्जाना अंदाज में कहा, क्या मतलब यार? शकील उलझन ज़दा नजर से उसे देखने लगा। मतलब बड़ा वाज़ेह है शकील, शायद तुम जानते बूझते हुए भी समझना नहीं चाहते। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं फरहत को चाहता हूँ, लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहती। शकील ने दो टोक अंदाज में कहा, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम दोस्ती में कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ तो सब ठीक हो सकता है। मैं कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं हूँ जमील। मैं तुम्हारी दोस्ती पर 10 फरहत निछावर कर सकता हूँ। शकील जज्बाती हो गया, लेकिन मैं देख और समझ रहा हूँ कि मेरी ये कुर्बानी रायगा जाएगी। फरहत के दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं है।
कुर्बानी अगर खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर खलूस नीयत से की जाए तो कभी रायगा नहीं जाती। जमील ने फलसफियाना अंदाज में कहा, गोया तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। शकील ने घूर कर इसकी तरफ देखा। मैंने कभी तुम्हारी नीयत पर शक नहीं किया शकील, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर हमेशा फख्र रहा है। जमील ने ठोस लहजे में कहा, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ फरहत, हमारी दोस्ती के बीच एक दरार की तरह पैदा हो गई है। अगर तुमने मेरे जज्बात का एहसास ना किया तो ये दरार एक रोज इतनी बढ़ जाएगी, बस इससे आगे और कुछ मत कहना। शकील इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, मैं तुम्हारी दोस्ती की खातिर फरहत से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। अब तो खुश हो ना, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो शकील। जमील ने फरहत जज्बात से मगलूब लहजे में कहा, फरहत से दस्तबरदार होने के साथ तुम्हें एक और काम भी करना होगा। हाँ बोलो, कौन सा काम? शकील सवालिया नजर से उसे देखने लगा। जमील ठहरे हुए लहजे में बोला, यह हकीकत है कि फरहत तुम्हें बेइंतहा चाहती है और मुझे नापसंद करती है। तुम इसे इस बात के लिए मजबूर करोगे कि वो तुम्हें भूल कर मुझे चाहने लगे। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बात को हरफ आखिर समझती है। जमील फरहत के हसूल की जिद में ये भी भूल गया था कि मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं। इन लम्हात में वो खुदगर्दी की इंतहा को पहुंचा हुआ था, लेकिन दूसरी जानिब एक सच्चा दोस्त था। वो दोस्ती की मेराज को समझता था। लम्हाती गौर फिक्र के बाद इसने किसी अजीम फातेह के से इत्माद के साथ कहा, ठीक है जमील, तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ, मैं फरहत को हर बात अच्छी तरह समझा दूंगा। शकील ने अपने दोस्त से जो कहा था वो आने वाले दिनों में करके और निभा के भी दिखा दिया। कुछ अरसे के बाद फरहत और जमील की शादी हो गई। एक जानिब अगर शकील ने दोस्ती में कुर्बानी दी थी तो दूसरी तरफ फरहत ने अपनी मोहब्बत में कुर्बानी देकर एक यादगार मिसाल कायम कर दी थी। लेकिन इस अजीम वाक़े का नतीजा बड़ा संगीन बरामद हुआ। शादी के एक हफ्ते के बाद फरहत को बड़ा खौफनाक बुखार चढ़ा और वो 24 घंटे बेहोश रहने के बाद चल बसी। फरहत की मौत ने शकील का दिमाग उलट दिया और वो दीवानों की तरह पूरे गांव में चकराता फिरने लगा। फिर एक रोज वो अचानक जमालपुर से गायब हो गया। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। नसीबा की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। इसकी जिंदगी फरहत के गिर्द घूमती थी। जब जिंदगी का मरकज और महवर ही बाकी ना रहे तो कोई कब तक मदार में जिंदा रह सकता है। वो भी शदीद बीमार पड़ गई। जमालपुर में नसीबा का कोई करीबी अजीज रिश्तेदार नहीं था, लिहाजा गफूर उसे अपने साथ सूरत नगर ले आया। पिछले 3 साल से वो अपने भाई के साथ रह रही थी। हालात चाहे किसी भी अंदाज में पेश आए हों, लेकिन वो अपनी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शकील ही को समझती थी। जिस इंसान का हंसता मुस्कुराता चमन उजड़ जाए वो दूसरों की कुर्बानी और इशार को समझने की सलाहियत खो बैठता है। इसलिए जब कई साल बाद नसीबा ने शकील को मलंग के रूप में सूरत नगर के बाहर पीपल के दरख्त के नीचे बैठे देखा तो इसे अपने इंतकामी जज्बात पर इख्तियार ना रहा। शकील नहीं जानता था कि वो अपनी दीवानगी में नगरी नगरी फिरता हुआ इत्तेफाक से एक ऐसे गांव में आ गया है जहां बसने वाले इंसानों में से एक इंसान के दिल में इसके लिए शदीद नफरत है। इतने अरसे में शकील का रंग रूप और हुलिया बिल्कुल बदल कर रह गया था, लेकिन इस अंदाज में भी नसीबा ने उसे पहचान लिया था। अगर शकील को अपने माहौल और गिरदो नवा का एहसास होता तो वो भी यकीनन नसीबा को पहचान लेता, लेकिन वो मलंग बनने के बाद अपने आप से बेगाना हो चुका था। चुनाचा वो नसीबा की लाई हुई स्वीट डिश बड़े मज़े से खाता रहा और एक रोज़ नसीबा ने अपनी मनसूबा बंदी के ऐन मुताबिक जहरीली खीर इसके मैदे में उतार दी। वो शैतान मेरी फरहत का कातिल था। नसीबा ने अपनी बात के इख्तिताम पर पुरजोश भरे लहजे में कहा, मैंने उसे जहर देकर एक नेक काम किया है। अगर वो फरहत को जमील से शादी करने पर मजबूर ना करता तो आज मेरी फरहत जिंदा होती। आप इस जुर्म में मुझे फांसी भी लगा दें तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं बड़े सुकून से मरूंगी कि मैंने अपनी फरहत का इंतकाम ले लिया है। तुम जिंदा रहोगी नसीबा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि तुम्हें फांसी नहीं दी जा रही। जी क्या मतलब? वो हैरत भरी बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मतलब ये कि तुम मलंग बाबा की कातिल नहीं हो। फिर इस शैतान को किसने मारा है? इसकी हैरत दो चंद हो गई। किसी ने भी नहीं, मैंने बताया। और वो शैतान नहीं बल्कि बहुत अजीम इंसान है। तुम्हारी इत्तला के लिए बताता चलूं कि मलंग बाबा को डॉक्टरों ने बचा लिया है और वो जिंदा है। नसीबा का मुंह हैरत से खुल गया।
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں نصیبہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، نصیبہ، جن لوگوں میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی محاذ پر شکست نہیں کھاتے۔ شکیل نے اپنی دوستی میں جو کچھ بھی کیا وہ بظاہر انتہائی بیہودہ اور غلط لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دوستی کے مفہوم سے اچھی طرح آگاہ تھا، اور تمہاری بیٹی فرحت بھی محبت کی حقانیت کا ادراک رکھتی تھی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اب وہ دونوں بڑی اچھی جگہ پر ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری فرحت اس دنیا میں خوش رہے تو ملنگ بابا یعنی شکیل کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ میں نے ملنگ بابا کے بارے میں جتنا کچھ سنا ہے اس سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہے۔ جب ہی اس کی ذات پاک نے اس کی زبان اور دعا میں تاثیر پیدا کر دی ہے۔ قربانی کا صلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ نصیبہ اور اس کا بڑا بھائی آنکھیں پھاڑ کر اس طرح مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی تھانے دار نہیں بلکہ کوئی دینی مبلغ ہوں۔ کہانی کے اختتام پر آپ دوستوں سے پھر سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے یوٹیوبر ہماری سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔